हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मन्नत कॉमर्स क्लासेस। गाइस, जो आज मैं आपको पढ़ाने आया हूं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है ना। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है बच्चों, मेरी ये वाली वीडियो देख के चले जाओ। आप आपके 100% आप इस वीडियो को देख के आप पास हो जाओगे। ओके। 6 मार्क्स वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है बच्चों। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा बच्चों। ओके। आप क्या करना है, आपको सिर्फ क्या करना है बच्चों, ये वाली अब मेरी जो वीडियो है इसको अच्छी तरह देख के जाना है। वीडियो को पूरी देख के जाना है बच्चों। आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा इसके अंदर, 3 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले। आओ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हम जो करते हैं, हम जो स्टार्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन करेंगे हम स्टार्ट कहां से, सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ आर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमिक की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है बच्चों। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ओके। तो हमारी इकोनॉमिक की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, ये आएगा आपको या तो 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में। इसको भाई अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लो। ठीक है ना, आपके सेकंड चैप्टर से। पहली प्रॉब्लम क्या बच्चों, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या सामान बनाए। ठीक है ना। दूसरी प्रॉब्लम क्या हमारी इकोनॉमिक की, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे सामान बनाए। तीसरी प्रॉब्लम क्या है बच्चों, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो जरा एक बार इसको ध्यान से देखो बच्चों, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। एक प्रोड्यूसर को बच्चों हमेशा यही टेंशन रहती है कि इकोनॉमिक के अंदर क्या बनाए। अब सर क्या के अंदर क्या आता है बच्चों, क्या के अंदर आता है, दो तरह के गुड्स होते हैं बच्चों हमारे। नंबर वन, इधर देखो बोर्ड के ऊपर, एक तो होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। सर ये क्या है कैपिटल गुड्स। एक होते हैं बच्चों हमारे पास कौन से, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स। तो सर कैपिटल वाले कौन से होते हैं, कैपिटल वाले होते हैं गाइस, बोर्ड पे देखो जरा ध्यान से। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मशीन, आपकी मशीन जो प्रोडक्शन वाली आपकी मशीन, जैसे बच्चों मैन्युफैक्चरिंग की जो भी मशीन आती है हमारे पास, शूज बनाने की अपनी मशीन है, कपड़े सिलने की अपनी मशीन है। तो एक प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि मैं क्या बनाऊं, कैपिटल गुड्स बनाऊं ये कंज्यूमर गुड्स बनाओ। कंज्यूमर गुड्स कौन से बच्चे, जिनको हम खा सकते हैं, इनको हम इनटेक कर सकते हैं और जिनको हम यूज करते हैं। जरूरी नहीं बच्चों आप खा सकते हो। क्या कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम खा भी सकते हैं और जिनको हम यूज भी कर सकते हैं। जैसे बच्चों ब्रेड लगा लो, बटर लगा लो, और यूज करने में लगा लो बच्चों, पेन लगा लो, पेंसिल लगा लो बच्चों। ये हमारे कौन से गुड्स है, ये हमारे यूज करने वाले गुड्स है। ओके, बात समझ गए। तो हमेशा प्रोड्यूसर को टेंशन होती है भाई कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए। तो आपने पेपर में क्या लिखना है, वेदर कैपिटल गुड्स वेदर कंजप्शन गुड्स। और सामान को बनाने बच्चों दो टेक्निक होती है हमारे पास। पहली टेक्निक कौन सी जल्दी बताओ। आप सामान को जो बनाते हो दो तरीके से बनाते हो। इसको मैं इधर लेता हूँ, इस साइड जगह बची है हमारे पास। लो भाई, सामान बच्चों दो तरीके से बनता है, या तो लेबर बनाएगा बच्चों या मशीन बनाएगी। ओके। तो दो टेक्निक्स हमारे पास, एक तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और एक है बच्चों कैपिटल। कैपिटल मतलब मशीन, कैपिटल। दो टेक्निक्स। तो बच्चों वो हमेशा ये सोचता हूं कौन से वाली टेक्निक को यूज करूं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करूं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करूं। तो इस पॉइंट के अंदर क्या लिखोगे, हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर प्रोड्यूसर ऑलवेज कंफ्यूज होता है कि विच टेक्निक शुड बी यूज, वेदर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और वेदर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल का मतलब क्या होता है जल्दी बच्चों, मैंने बताया आपको, मशीन। मशीन से सामान बनाओ या लेबर से बनवाओ सामान। ओके, लेबर से सामान बनवाओ। ये लो भाई, चलो भाई आगे बच्चों। फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब किसके लिए सामान बनाओ, अमीर के लिए बनाओ या गरीब के लिए बनाओ। ठीक है ना बच्चों, तो रिच पीपल के लिए बनाओ, अमीर के लिए सामान बनाया जाए, या मेरे बच्चों पुअर के लिए सामान बनाया जाए।
ठीक है ना। यही प्रॉब्लम आ रही है बच्चे, जल्दी बताओ किसको आ रही है? प्रोड्यूसर को आ रही है। तो ये जो आप टॉपिक करोगे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। तो अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ आवर इकोनॉमी। ये आपको 3 या 4 मार्क्स में आ सकता है। तो आपने लिखना व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में वेदर कैपिटल गुड्स या कंजप्शन गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस में बच्चों आपको लिखना है पेपर के अंदर के आप कौन सी वाली टेक्निक यूज करेंगे, वेदर लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव बच्चों। ओके। अगला जो आपको बच्चों तीसरी प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना है? वेदर अमीर के लिए बना है या गरीब के लिए बना है? ओके। तो बच्चों 3 आपका मार्क्स का आएगा, आपको 3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ओके। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले। ओके। आओ बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं वो कराऊंगा आपको सोल्यूशन। सोल्यूशन किस चीज के बच्चे जल्दी बताओ? मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा, बताओ किसके? जो भी हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम थी, मैंने आपको जो पिछला क्वेश्चन कराया, सेंट्रल प्रॉब्लम थी हमारी इकोनॉमिक के अंदर, जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम थी मेरे बच्चों, उसके मैं क्या कराऊंगा? आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। कि मतलब उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है फिर। ओके। सॉल्यूशन कराने से पहले बच्चों आपको पहले मेरा ध्यान से मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा, जो मैं आपको जो टॉपिक समझा रहा हूँ। ओके। तो पहले टॉपिक समझो रहा ध्यान से, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। हमारी इकोनॉमिक के अंदर बच्चों, हमारी इकोनॉमिक के अंदर 3 तरह की हमारी इकोनॉमिक होती है। हमारी इकोनॉमिक कितने तरह की होती है बताओ जल्दी से? 3 तरह की होती है। नंबर 1 जो इकोनॉमी होगी बच्चों आपकी, वो हो सकती है आपकी इकोनॉमिक जो होगी, वो हो सकती है आपकी बच्चों मार्केट इकोनॉमिक। सर ये क्या है? मार्केट इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है बताएंगे बच्चों? अभी मार्केट इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? मार्केट इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक होते हैं बच्चों हमारे पास मार्केट इकोनॉमिक। नंबर 2 बच्चों हमारे पास क्या होती है? सेंट्रली, ये इकोनॉमिक के बारे में पता होना चाहिए। तीसरी कौन सी इकोनॉमी होती है बच्चों जल्दी बताओ? मिक्स इकोनॉमी। ओके। तो बच्चों जो मार्केट इकोनॉमी होती है वो कौन सी इकोनॉमी होती है? जहां पे हमने व्हाट टू प्रोड्यूस, मार्केट ऐसे याद रखो इस बात को। मार्केट इकोनॉमिक इज दैट इकोनॉमिक वेयर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस डिसाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर बच्चों। ओके। तो क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, ये डिसाइड कौन करता है? जब भी ये प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है, इसको बोलते हैं हम मार्केट इकोनॉमिक। ठीक है ना? ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ बच्चों किसका जो आप ऐसे बोल सकते हो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, कैसे बनाना है, डिसाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो जब भी बच्चों प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा, लो भाई मैं इसका कलर बदल देता हूं बच्चों, ये लो। जब भी प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, दैट इज कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी। ओके। लेकिन बच्चों अगर क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट डिसाइड करे। अब सर गवर्नमेंट भी 2 तरह के होते हैं बच्चों आपकी। एक होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक होते हैं बच्चों आपकी स्टेट की गवर्नमेंट। तो यहाँ दोनों की बात हो रही है भाई। अगर डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसीजन ले रही बच्चों, या अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है, अकेला आपका स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकते हैं कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये डिसाइड कौन कर रहा है? गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। उसको बोलते हैं सेंट्रली प्लान इकोनॉमिक, सेंट्रली प्लान इकोनॉमिक बच्चों। अगर बच्चों व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस इज डिसाइडेड बाय द बोथ सेक्टर। यहां बात करो बच्चों, यहां देखो बोर्ड के ऊपर, दोनों डिसाइड कर रहे हैं मिलके क्या बनाना है, किसके लिए बना रहा है, कैसे बना रहा है, डिसाइडेड बाय द दोनों सेक्टर। तो जब भी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलके डिसाइड करे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, दोनों मिलकर डिसाइड करें, इसको हम बोलते हैं कौन सी इकोनॉमिक? मिक्स इकोनॉमिक। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, डिसाइड बाय द बोथ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट, ये डिसाइड दोनों कर रहे हैं बच्चों। तो कौन सी इकोनॉमिक बोलते हैं हम इसको? मिक्स इकोनॉमिक। अब बच्चे इसके सोल्यूशन करते हैं। पहली बात तो आपको आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि भाई इकोनॉमिक कितने तरह की होती है, आप जल्दी बताओ? मार्केट इकोनॉमिक, सेंटर प्लान इकोनॉमिक और आपकी मिक्स इकोनॉमिक की बात हो रही बच्चों यहाँ पे। आओ जरा आगे देखते हैं बच्चों मार्केट इकोनॉमिक के अंदर। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से बोर्ड पे देखो। अब बच्चों यहाँ पे मैं लिखूंगा भाई ये डिसाइड कौन करता है। आओ जरा, तो एक बार जरा मैं हेडिंग देता हूँ यहाँ पे। हमने अभी आपको क्या पढ़ाया है?
तो बच्चों क्या बनाना है, कैसे बनाना है, मैं सोल्यूशन दे रहा हूं। तो पहले सोल्यूशन दूंगा बच्चों किसके हिसाब से, मार्केट इकोनॉमिक के हिसाब से। क्या बनाना है बच्चों, प्राइवेट सेक्टर तो वही बनाएगा जहां उसे हायर प्रॉफिट होगा। अच्छा। हम्म। हाउ टू प्रोड्यूस बच्चों, किससे सामान बनवाएगा बताओ। प्राइवेट सेक्टर तो वही टेक्नोलॉजी यूज करेगा जहां पे बच्चों उसको क्या होगा, लेस कॉस्ट, कम से कम लागत जहां लेगी उसकी। ओके। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएगा बताओ प्राइवेट सेक्टर, जो मेरे बच्चे उसको हायर प्राइस पे करेंगे, हायर प्राइस पे करेंगे। बात समझ में आ गई भाई आपको। ओके। फिर इसके बाद में आ गया बच्चों सेंट्रल प्लान इकोनॉमिक। सेंट्रल प्लान इकोनॉमिक के अंदर बताओ ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो बताओ बच्चों गवर्नमेंट क्या कौन से गुड्स बनाएगी। गवर्नमेंट बच्चों जनता द्वारा चुनी जाती है बच्चों के, ठीक है ना। सरकार बच्चों जनता ने चुनी है, आपको पता है इस बात का। तो सरकार जब जनता ने चुनी तो बच्चों हमेशा सरकार जो काम करती है, गवर्नमेंट जो काम करती है वो पब्लिक के लिए काम करती है। ओके। इसीलिए बच्चों गवर्नमेंट, अगर मैं गवर्नमेंट के पॉइंट से सोल्यूशन बताऊं आपको, मैंने इसके पॉइंट से सोल्यूशन बताया, आप इसको ना ऐसे रीड करना। ओके। इस तरह रीड करना इसको। इधर देखो सेंट्रली प्लान की बात करो तो बताओ गवर्नमेंट क्या बनाएगी, जहां मेरे बच्चों ज्यादा क्या हो, सोशल वेलफेयर। जौन से बताओ बच्चों, वो वाले गुड्स बनाएगी जहां सोशल वेलफेयर ज्यादा होगा। इसका मतलब बच्चों कंजप्शन गुड ज्यादा बनाने वाली है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आपको। और बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेगी बच्चों। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, लेबर वाली टेक्नोलॉजी यूज करेगी। क्यों, जल्दी बताओ। क्योंकि बच्चों उसने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी होती है। और फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाएगी बच्चों, साफ साफ लिखा बच्चों, गरीबों के लिए काम करती है हमारी सरकार। ओके। और मिक्स इकोनॉमिक का बताओ सोल्यूशन क्या है बच्चों। मिक्स इकोनॉमिक के अंदर इन दोनों कंबाइन कर दो। कैसे करोगे, प्रॉफिट का ध्यान भी रखेगी भाई यार, और साथ में सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखेगी। बात समझ गए भाई। यहाँ किसका ध्यान रखिए बच्चों, जल्दी बताओ। दोनों को कर दो बच्चों मिक्स, यहाँ ऐसा करो प्लस कर दो यहाँ पे। ओके। और यहाँ भी क्या लिखे बच्चों, जहां पे लेस कॉस्ट होगी आपकी, लेस कॉस्ट होगी आपकी, प्लस क्या होगा आपका, लेबर का ध्यान भी रखा जाएगा, कॉस्ट का ध्यान भी रखा जाएगा बच्चों, और लेबर से एम्प्लॉयमेंट का ध्यान भी रखा जाएगा। ओके। और फॉर फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए सामान बनाया जाए बताओ। यहाँ मेरे बच्चों दोनों के लिए सामान बनाया जाएगा, जो हायर प्राइस पे करे और जो लेस प्राइस पे करे। आपको समझ में आ रहा है बच्चों। हायर प्राइस की बात बताओ कौन करता है, अमीर। और लेस प्राइस की बात कौन करता है बच्चों, गरीब। तो दोनों का ध्यान रखा जाएगा। ओके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ये मेरे नोट्स मैंने जो बनाए आप इसे याद कर सकते हो। ओके। ये सॉल्यूशन है बच्चों, आपको ये मैंने कीवर्ड डाल दिया आपको, ठीक है ना। आप इसके हिसाब से कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है ना। ये भी बच्चों आपको 3 या 4 मार्क्स में आ सकता है पेपर के अंदर। या तो आपको वो वाला क्वेश्चन बनाया जो मैंने इससे पिछला कराया कि सेंटर प्रॉब्लम क्या है, या उसके सोल्यूशन पूछ सकता हो किसी भी एक के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो के पॉइंट से बच्चों, दो के पॉइंट से लेना, लेकिन कीवर्ड आपको यही डालने पड़ेगा। ओके। चलो भाई हम आगे, आओ जरा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन जो करेंगे हम यूटिलिटी वाला करेंगे। चलो बच्चों यूटिलिटी क्या होती है, अगर आपको 1 मार्क्स में आ गया व्हाट इज यूटिलिटी, तो जब भी कंज्यूमर किसी गुड्स को कंज्यूम करता है और कंज्यूम करने के बाद बच्चों जो भी उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है, इसी सेटिस्फैक्शन क्या बोलते हैं हम, यूटिलिटी बोलते हैं। तो पेपर में आ सकता है आपका टोटल यूटिलिटी क्या होती है, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी, इट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। फिर आ सकता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है बच्चों 1 मार्क्स में, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो भी एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिली उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। 1 मार्क्स में ये भी आ सकता है आपका। फिर आपका बच्चों पेपर में जा सकता है, वो आ सकता है किसके बारे में, 3 मार्क्स में। आप पहले तो ये इंपॉर्टेंट करो भाई। अब बच्चों मैं कह रहा हूं आपको 3 मार्क्स में आप पहले ये इंपॉर्टेंट करो कि बताओ कि हमारे पास क्या है। एक हमारे पास बच्चों कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी। एक हमारे पास क्या है जल्दी बताओ, ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल किसने बोली जल्दी बताओ, कार्डिनल बोली मार्शल ने। किसने बोली भाई, मार्शल ने। और ऑर्डिनल किसने बोली बच्चों, हिक ने बोली। ओके। मार्शल जी क्या बोलते हैं, मार्शल जी बोलते हैं जो भी हम कॉमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, जो उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है, मतलब यूटिलिटी मिलती है, हम उनको नंबर में मेजर कर सकते हैं, लाइक 1 2 3। ये किसने बोला भाई, ये मार्शल जी ने बोला। तो वो बिलीव करता है हम सेटिस्फैक्शन जो भी मिलती है हम उसको कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4। ओके।
मार्शल जी ने क्या बोला भाई, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज बाय द मार्शल मेजर यूटिलिटी इज कॉल्ड यूटिल्स। मार्शल जी ने क्या बोला, जो यूटिलिटी को हम मेजर करेंगे उसको मेजर करने का बताओ कौन सा मेथड वगैरह, यूटिलिटी को मेजर करेंगे यूटिल्स के अंदर। बच्चों फिर देखो मैंने क्या बोला, मार्शल जी ने बोला यूटिलिटी को मेजर करेंगे यूटिल्स के अंदर। किसके अंदर भाई, यूटिल्स के अंदर। जैसे किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, ये मेजर करने के क्या बच्चों मोड्स है, ऐसा ही यूटिलिटी को मापने का कौन सा मोड है, यूटिल्स। ठीक है ना, मेथड किससे शुरू होता है, यूटिल्स। ओके, thus when you can consume cup of tea you can express your satisfaction as equal to utils। अब अगर मैंने एक कप चाय पिया तो कितने यूटिल मिली, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले। मैंने क्या बोला, मार्शल जी ने बोला हम यूटिलिटी को मेजर करें किसके अंदर, यूटिल्स के अंदर। ठीक है ना, और उसने बोला था लास्ट पॉइंट के अंदर, दिस when the consumer cup of tea, जब एक कंज्यूमर, when you consume, जब एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है कप ऑफ टी, you can express your satisfaction इक्वल टू 2 यूटिल्स या 3 यूटिल्स। बात समझ में आ रही है आपको, इट इज कॉल्ड कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। बच्चों यूटिलिटी को मेजर किसमें करते हैं बच्चों, यूटिल्स में करते हैं। किसने बोला, मार्शल जी ने बोला। चलो, तो ये हो गया मेरे पास कार्डिनल यूटिलिटी। अब आगे मेरे पास ऑर्डिनल। ऑर्डिनल के अंदर क्या होता है बच्चों, उसने बोला देखो ऑर्डिनल के अंदर पहली बात तो जो मार्शल जी ने बोला एक गुड्स को लिया उन्होंने। ठीक है ना, एक गुड्स को आप बार 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 कंज्यूम करते हो, लेकिन हिक ने कितने गुड्स लिए भाई, हिक ने लिए बच्चों 2 गुड्स। जैसे उसने लिए ले लो बच्चों, इस चीज को ध्यान रखोगे इधर से आप, एप्पल और ऑरेंज। यहां 2 गुड्स की बात कर रहे हैं भाई, किसने बात करी है, हिक ने बात करी बच्चों। तो हिक जी ने क्या बोला है कि भाई आप जब भी यूटिलिटी को मेजर करोगे तो आप ऑर्डिनल नंबर में करोगे। ठीक है ना, ऑर्डिनल का मतलब होता है या तो आपको एप्पल ज्यादा पसंद है या आपको ऑरेंज। इसका मतलब आप क्या करोगे, हाई और लो, यहाँ रैंक की बात होगी। अगर बच्चों मुझे एप्पल ज्यादा पसंद है तो मैं एप्पल को पहला रैंक दूंगा, या किसी और को ऑरेंज ज्यादा पसंद है ऑरेंज को पहला रैंक दूंगा मैं। बात समझ गए, यहाँ इन्होंने बोला हम यूटिलिटी को एक्सप्रेस करेंगे ऑर्डिनल नंबर के अंदर, विच मींस हाई और लो, क्योंकि यहाँ कितने गुड्स की बात हो रही है बच्चों, 2 गुड्स की बात हो रही है। ओके देखो बच्चे, बात हो रही है कॉफी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भाई यहाँ पे, ये बात हो रही है बच्चे यहाँ पे टी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई, टी की बात हो रही है। तो यहाँ 2 गुड्स की बात हो रही है, यहाँ 1 गुड्स की बात हो रही है। यहाँ हम हायर लो रैंक की बात करेंगे, यहाँ हम किसकी बात करेंगे बच्चों, 1 2 3 की बात करेंगे। यहाँ यूटिलिटी किसे मेजर करेंगे, यूटिल्स में करेंगे। और ये किसमें करेंगे बच्चों, यू कैन नॉट से कप ऑफ गिव 3 यूनिट यूटिलिटी एंड द कॉफी। तो यहाँ बच्चों यूनिट्स की बात नहीं करेंगे, मतलब यहाँ यूटिल्स की बात नहीं करेंगे और यहाँ यूटिल्स की बात करेंगे। ओके, बात समझिए। 3 नंबर पर बच्चों क्वेश्चन आता है कि बताओ कि डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो 3 पॉइंट लिख के आना बच्चों, आप यहीं से आप रिवाइज कर लेना। ठीक है ना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ओके, इसके 2 पॉइंट है, आप लिख के आ जाना। ओके, आपको 3/3 जितने भी आपको 3 मार्क्स की, तो यहाँ 3 बढ़िया तो 3 का आएगा बच्चों, 4 का आएगा। ओके, इसको करके जाना पेपर के टाइम पे। ठीक है जी, तो बच्चों मैं लेके चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है आपको 3 मार्क्स में। क्वेश्चन का नाम क्या है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपको सवाल आया बच्चों टीयू और एमयू का आपका सवाल आया, तो आपको पहले टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या देनी है, इनके पहले डेफिनेशन देनी। डेफिनेशन देने के बाद आपको बताना रिलेशन। बोर्ड में देखो जरा बच्चों, रिलेशन में क्या लिखना है आपने, इधर देखो। जब आपका टीयू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। क्या है आपकी, पॉजिटिव। पहला रिलेशन याद कर लिया आपने, टीयू इंक्रीज, एमयू पॉजिटिव। एमयू क्या होती है उसके बाद, पॉजिटिव। जब बच्चों टोटल यूटिलिटी आपकी क्या है, टॉप है, मैक्सिमम है, तो एमयू क्या होगी आपकी, 0 होगी। तो बताओ मैंने क्या बोला, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी आपकी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी आपकी, 0 होगी। और जब टोटल यूटिलिटी आपकी डिक्लाइन, जब आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है बच्चों, डिक्लाइन हो रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है आपके लिए बताओ, नेगेटिव। तो बच्चों 3 नंबर लेके आओ पेपर के अंदर, 3 मार्क्स आपको आ जाएंगे। 4 में आ तो पहले मीनिंग लिख देना आप, ठीक है ना, 3 पॉइंट लिख देना तो आपको 4 मार्क्स आएंगे। तो मैंने क्या बोला, व्हेन टीयू इंक्रीज एमयू पॉजिटिव, व्हेन टीयू मैक्सिमम एमयू 0, व्हेन टीयू डिक्लाइन और एमयू नेगेटिव। ठीक है ना बच्चों, 3 पॉइंट करके जाना आपके, 3 के 3 पॉइंट आपको 3 नंबर आ जाएंगे। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके आ गया हूं। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ये भी बच्चों 3 और 4 के लिए क्या कर लो, इंपोर्टेंट कर लो। जैसा कि आपको पता लग ही चुका है बच्चों, मैं आपको सारा नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको 90% क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूं जो आपके पेपर में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, तो सारा करने की लोड भी नहीं बच्चों, ये वाले क्वेश्चन कर जो मैं आपको वीडियो तक करा रहा हूं, एंड तक वीडियो देखो और आपके बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन यही कवर हो जाएंगे। ओके, आपको फिर ज्यादा कुछ करने की लोड नहीं, ठीक है ना।
तो आप भाई बच्चों अगला क्वेश्चन बता, वैसे तो आपको दिख गया होगा बच्चों क्या अगला क्वेश्चन, बजट सेट क्या होता है और बजट लाइन क्या होती है। ओके, अब बच्चों ये बताने से पहले पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू आपके डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। ओके, तो आप लिखो जैसे एक कंज्यूमर की इनकम 100 रुपए है, कितने भाई इसकी इनकम भाई 100 रुपए, आप ऐसे लिखो कितनी इनकम उसकी 100 रुपए है। और मेरे पास दो कॉमोडिटी है भाई, मेरे पास कॉमोडिटी कितनी है भाई, मेरे पास कॉमोडिटी है दो, एक कॉमोडिटी मेरे पास एक्स है, दूसरी कॉमोडिटी मेरे पास वाई है। एक्स का रेट कितने बच्चों 10 रुपए है और वाई का रेट कितने आपके 20 रुपए है। कितने बच्चों 20 रुपए है। तो अब मैं ये कह रहा हूं भाई कंज्यूमर बजट है क्या, पहले तो आप ये बताओ, जब भी कंज्यूमर अपनी सारी इनकम किसी दो गुड्स पे खर्च करता है उसे क्या बोलते हैं हम, बजट बोलते हैं भाई। तो बजट सेट और लाइन में क्या फर्क है, हमने बोल तो दिया जब कंज्यूमर अपनी इनकम किस पे खर्च कर रहा है, दो गुड्स पे खर्च कर रहा है तो बजट होता है। तो बजट जब मैंने बजट बता दिया तो सेट और लाइन में फर्क क्या है बच्चों, फर्क ये जरा देखो जरा ध्यान से। तो मेरे पास बच्चों कॉमोडिटी एक्स है, कॉमोडिटी वाई है, एक्स की कीमत है 10 रुपए और वाई की कीमत कितनी है आपकी 20 रुपए है। ओके, ये ले ले मैंने एग्जांपल। अब मैं ये बोल रहा जरा कंज्यूमर एक्स की कितनी कॉमोडिटी खरीदेगा, तो बोले बच्चे यहाँ पे वो खरीदा कितनी 4 और यहाँ कितनी खरीदा जल्दी बताओ 2, तो कितना हो गया भाई 80 रुपए यहाँ हो गया और 20 रुपए यहाँ हो गया, तो कितना हो गया बच्चों 100 रुपए। इसको बोलते हैं बजट लाइन, बजट लाइन बोलते हैं। सर समझ नहीं आया, बता रहा हूँ बच्चों बजट लाइन मैंने क्यों बोला इसको। दूसरा एग्जांपल मैं लू अगर बच्चों, एक्स मेरे पास वही क्वांटिटी कितने की 10 की है और वाई कितने की क्वांटिटी बताओ, वो है बच्चों 20 रुपए की। मैं बोलता हूँ इसकी मैं खरीद लेता हूँ कितनी यूनिट, इससे खरीदता हूँ बच्चों मैं कितनी 3 यूनिट खरीदता हूँ तो 6, तो कितना बना आपका 60 रुपए बन गए यहाँ पे। और इसके लेता हूँ बच्चों कितनी यूनिट 3, इसके लेता हूँ कितना बन गया 30, तो कितना हो गया आपका 90। तो यहाँ इनकम कितनी है बच्चों, मैंने 100 रुपए इनकम के मैंने खर्च कितने करे सिर्फ 90 रुपीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे 100 रुपीज कंज्यूमर की इनकम है लेकिन वो खर्च कितने करा सिर्फ 90 रुपीज। ये हो सकता है सिर्फ बजट और बजट सेट के अंदर। किसके अंदर भाई, बजट सेट के अंदर। अच्छा बजट सेट के अंदर बच्चों वो क्या कर सकता है, ये भी कर सकता है वो बजट सेट के अंदर या तो अपनी सारी इनकम खर्च कर दे या कुछ बचा ले अपनी इनकम का पार्ट, वो बजट सेट होता है बच्चों। मैं रिपीट कर रहा हूं, बजट सेट में क्या होता है, बजट सेट में कंज्यूमर या तो अपनी सारी इनकम खर्च कर दे किसी दो गुड्स के ऊपर, या सारी ना करने के बाद बच्चों वो कुछ पार्ट को सेव कर ले ना खर्च करे, उसको बोलते हैं बजट सेट। लेकिन पेपर में लाइन में ये गलती मत कर देना, बजट लाइन में क्या करना है आपको, 100% कंज्यूमर अपनी इनकम खर्च करेगा किसी दो गुड्स के ऊपर। तो बजट लाइन में क्या बच्चों आपकी आपकी जैसे कंज्यूमर कितना कमा रहा है, कंज्यूमर अपनी इनकम 100 रुपए कमा रहा है तो भैया उसका खर्चा भी कितना होगा 100 रुपए ही होगा, ये बोलता है बजट लाइन। तो ये बोल रहा बच्चों एक्स प्राइस वन की क्वांटिटी की प्राइस, एक्स क्वांटिटी का कितनी क्वांटिटी है, प्राइस ऑफ सेकंड क्वांटिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सेकंड क्वांटिटी। ओके, अगर मैं इन दोनों में खर्च करूंगा तो किसके बराबर होना चाहिए, इनकम के बराबर होना चाहिए। ओके, लेकिन ये रट्टा नहीं मानना बच्चों, सेट हम टेबल को बोलते हैं और लाइन हम ग्राफ को बोलते हैं। हाँ ठीक है, सेट के अंदर टेबल आता है लेकिन बच्चों मेन डेफिनेशन तो आपकी यही है ना। तो ये बात लिखी हुई है। अब देखो बोर्ड पे देखो, आपके नोट्स में करा रहा हूं मैं, बजट सेट इंक्लूड ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और वाई ऑन विच द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू और लेस देन द गिवन इनकम। बच्चों इक्वल भी हो सकता है और इनकम से कम भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या बोला, बजट लाइन इंक्लूड ओनली सच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई ऑन विच एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, इक्वल ही इज गिवन इनकम। तो लो बच्चों पेपर में लिख के आने, यही बात है, आपको पूरे बड़े पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, अब मैं आपको लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों में अगला क्वेश्चन जो कराना है आपको, अगला क्वेश्चन है आपके लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, जब भी प्राइस किसके बढ़ेंगे बच्चों, कॉमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे, जब भी कॉमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे तो कॉमोडिटी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब भी कॉमोडिटी के प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ डिमांड। तो प्राइस गिरने की वजह से डिमांड बढ़ रही है और प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड गिर रही है। आपको लॉ ऑफ डिमांड की मीनिंग समझ में आ गई, वाली बात क्या बोली मैंने। लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शन है, ये लॉ नहीं लगता कुछ गुड्स के ऊपर। ये जो लॉ लगता है नॉर्मल गुड्स के ऊपर लगता है, लेकिन अगर मैं बात करूं सुपीरियर की बात करूं बच्चों, सुपीरियर गुड्स की बात करूं तो जल्दी बताओ सुपीरियर गुड्स का रूल क्या है। अगर बच्चों सुपीरियर गुड्स कौन से होते हैं, जो ज्यादा महंगे कीमती गुड्स होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड एक सुपीरियर है बच्चों, BMW ऑडी ये बड़े बड़े ब्रांड है, ये सब कौन से सुपीरियर गुड्स है आपके। ओके,
इनके जितने प्राइस बढ़ते हैं लोग बाग इनकी उतनी ही डिमांड करते हैं, है नहीं? हमने लॉ क्या पढ़ा था कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी, लेकिन इनके तो प्राइस बढ़ रहे हैं ना, फिर भी डिमांड क्या हो रही है? इनकी बढ़ रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन बताओ कहां पे नहीं लगती, जल्दी बताओ। आर्टिकल ऑफ डिक्टेशन, इसका लिख लो बच्चों अपने अपने कॉपी के अंदर, सुपीरियर गुड्स, ठीक है ना। अगला देखो बच्चों, कौन सी बात कर रहा हूं मैं? गिफन गुड्स की बात कर रहा हूँ। किस गुड्स से बात कर रहा हूँ? गिफन गुड्स की बात कर रहा हूँ। अब सर गिफन क्या है? तो बच्चों मेरी बात सुनो, गिफन को इन्फीरियर क्यों बोलते हैं? पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ओके। गिफन को इन्फीरियर क्यों बोलते हैं, या इन्फीरियर को गिफन क्यों बोलते हैं? इन्फीरियर का मतलब होता है घटिया। क्या होता है जल्दी बताओ? इन्फीरियर का मतलब क्या होता है? घटिया। ये बोलते हैं इन्फीरियर को। इनके जितने प्राइस कम होते हैं तो बच्चों इनकी डिमांड भी उतनी कम ही होती है, ओके। पहली बात तो लॉ ऑफ डिमांड लगा नहीं। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये क्या बोलते हैं बच्चे? बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन भाई इन्फीरियर गुड्स में क्या है? जितना प्राइस कम होता है लोग बाग उतना ही कम खरीदते हैं। ये घटिया सामान में, जैसे घटिया सामान सड़े गले बच्चों क्या हो गया, आपके फल फ्रूट्स हो गए, सब्जी होगी, आउटडेटेड हो गए बच्चों, आउटडेटेड फैशन, मतलब जो गिफन मतलब घटिया, समझ है ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको? तो इनके प्राइस जितने कम होते हैं उनके डिमांड भी उतनी कम ही होती है। गिफन एक बंदा था बच्चों, गिफन कौन? एक बंदा था जिसने बताया कि लोग बाकी ना कुछ ना मेंटालिटी है, जो कंज्यूमर है ना उनकी कुछ एक मेंटालिटी है कि अगर वो देखते हैं ना महंगा है तो उन्हें लगता है अच्छा होगा। तो गिफन ही वो बंदा इसने खोज करी कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ाओ, डिमांड तो ऑटोमेटिक बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। किसने बोला? गिफन ने बोला। गिफन ने बोला थोड़ी क्वालिटी अच्छी कर दो और प्राइस बढ़ाओ तो डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। जैसे बच्चों वीवो ओप्पो के फोन आज के टाइम में सबसे ज्यादा इनकी मार्केट में डिमांड है। रीजन, इन्होंने थोड़ा सा अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करा और मार्केट में इनकी डिमांड आज बहुत ना। पहले बच्चों क्या करता था? पहले बोलते चाइनीज फोन है, खराब हो जाएंगे, सैमसंग का ले लेते हैं। आज परसेप्शन क्या लोगों की? ओप्पो वीवो से अलावा और वो चूज नहीं करते बच्चों। मिडिल फैमिली के लोग आज ज्यादातर इसी प्रेफर करते हैं। तो गिफन ने भी तो बच्चों कई सदी पहले इस बात को बोल दिया था ना कि आप क्या काम करो, अपने गुड्स की थोड़ी सी क्वालिटी को अच्छा करो, क्वालिटी बढ़ाओ। क्वालिटी अच्छी करने के बाद प्राइस को इंक्रीज करो, डिमांड आल्सो इंक्रीज होने लगेगी। तो बच्चों ये भी तो एक्सेप्शन आ गई ना। किसने बोला? ये किसने बोला जल्दी बताओ? ये बोला किसने? गिफन ने बोला। गिफन ने क्या बोला? पहले इन्फीरियर गुड्स की बात कर लेते हैं। इन्फीरियर के प्राइस कम होता है, इनकी डिमांड भी कम होती है। तो गिफन ने बोला प्राइस बढ़ाओ साहब तो डिमांड बढ़ेगी, थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी कर लो, अपनी हल्की सी क्वालिटी क्या कर लो अच्छी, से लोगों की कंज्यूमर की मेंटेलिटी होती है अगर महंगा होगा तो अच्छा ही होगा, ओके। तो बच्चों ये दो एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी। गिफन गुड्स नहीं लगता किसके ऊपर जल्दी बताओ? लॉ ऑफ डिमांड किसके ऊपर नहीं लगता? लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता मेरे पास सुपीरियर गुड्स के ऊपर और नहीं लगता मेरे पास इन्फीरियर गुड्स के ऊपर। इन्फीरियर का एक और नाम है गिफन। इरेशनल जजमेंट बच्चों, देखो बच्चों कुछ कंज्यूमर होते हैं बोलते नहीं हमें तो वही लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है कि कंज्यूमर जजमेंट द क्वालिटी ऑफ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। वही बात होगी, गिफन वाली बात होगी। कई कंज्यूमर मानते हैं इसी चीज को कि भैया अगर महंगा होगा तो अच्छा होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड तो पिट गया ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिर जाएगी। लेकिन कुछ कंज्यूमर के बच्चों जजमेंट इरेशनल है, वो सोचते क्या है? अगर महंगा होगा तो सामान अच्छा ही होगा। इसलिए बच्चों जब इरेशनल वाली बात होगी यहाँ पे तो बताओ जब प्राइस बढ़ेंगे तो क्या होगा जल्दी बताओ? उनके डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि वो सोचता ही ऐसे, ओके। वो कह रहा कंज्यूमर जज करते हैं क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। वो क्वालिटी को जजी प्राइस की वजह से कर रहे हैं, ओके। तो तीन एक्सेप्शन है, 15 दिन बाद कौन कौन सा बताया मैंने आपको? पहले एक्सेप्शन में क्या बताया मैंने आपको? सुपीरियर गुड्स। दूसरा मैंने आपको इन्फीरियर बताया। तीसरा मैंने आपको बताया कंज्यूमर क्या है? इरेशनल है। इरेशनल उसकी जजमेंट है, ठीक है ना। वो सोचते हैं क्वालिटी को कंप्रोमाइज, क्वालिटी को जज करते हैं किसके थ्रू? प्राइस के थ्रू। वो सोचते हैं अगर प्राइस महंगा होगा तो क्वालिटी भी क्या होगी उसकी? अच्छी होगी। तो बच्चों इस केस के अंदर मेरे पास लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। मैंने आपको तीन एक्सेप्शन बताए, पेपर के पॉइंट से ये भी आ सकता है, ओके। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, मैं करा रहा हूं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड। फर्क क्या है भाई? एक में सिर्फ इतना फर्क है, लिखा बच्चों चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और यहाँ क्या लिखा? सिर्फ चेंज इन डिमांड। यहाँ क्वांटिटी वर्ड नहीं है और यहाँ क्या है बच्चों? क्वांटिटी वर्ड यहाँ है या नहीं है, ओके। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। चेंज इन क्वांटिटी के अंदर दो बातें, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। फर्क क्या है बच्चों? फर्क सिर्फ ये है प्राइस कम होने की वजह से अगर डिमांड बढ़ेगी इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ने की वजह से बच्चों और डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो रही है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बात समझ गए? तो यही फर्क है बच्चों एक्सटेंशन और सॉरी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड का बताता हूं पहले मैं आपको। प्राइस को छोड़ के किसी और फैक्टर के कारण अगर डिमांड बढ़ रही है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग डिमांड। जैसे बच्चों कंज्यूमर की इनकम बढ़ गया, कंज्यूमर का टेस्ट बढ़ गया, हमारे मेरे कॉम्पिटिटर ने प्राइस बढ़ा दिया, मेरे कॉम्पिटिटर ने प्राइस कम कर दिया,
है नहीं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में सब बता रखा है वाली बातें, ठीक है ना। इसकी वजह से मेरी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर के कारण अगर डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, अगर डिमांड कम ज्यादा हो रही है बच्चों, इसको इंक्रीज और डिक्रीज बोल देंगे। मैंने बोला प्राइस को छोड़ के कोई और फैक्टर के कारण डिमांड बच्चों कम हो रही है और ज्यादा हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग डिमांड एंड डिक्रीजिंग डिमांड। तो मैंने बोला अदर फैक्टर, यहाँ पे यहाँ कौन से आपके अदर फैक्टर की वजह से। अब अदर फैक्टर बताओ मैं क्या लूं, मैं यहाँ बच्चों इनकम ले लूं, चलो कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग डिमांड। कंज्यूमर की बच्चों इनकम कम होगी, कंज्यूमर क्या होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। बात समझ गए। इसका बच्चों डायग्राम बनेगा, तो आपका आपका इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। लो भाई इसका डायग्राम बना दूं मैं आपको, इसका डायग्राम बनाते हैं, आओ जरा देखते हैं इंक्रीजिंग डिमांड और डिक्रीजिंग डिमांड के डायग्राम। बोर्ड पे देखो जरा ध्यान से, ये लो भाई, पहले मैं करा रहा हूं आपको इंक्रीज, इंक्रीज इन डिमांड। जब मेरे बच्चों डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीज इन डिमांड, मैंने बोला प्राइस तो फिक्स रहेगा, प्राइस तो फिक्स रहेगा। बताओ प्राइस फिक्स क्यों रहेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग डिमांड यही तो कह रहा है क्या, कि प्राइस फिक्स रहेगा। तो बताओ जल्दी बच्चों, पहले डिमांड क्या थी, पहले डिमांड थी D1, तो क्वांटिटी कितनी थी बच्चों, Q1, लेकिन कंज्यूमर ने अपनी इनकम को बढ़ा दी, ठीक है ना भाई। यहां लिख दो मैं क्वांटिटी, हाँ सर आप यहाँ क्वांटिटी लिख दो, तो ये लो भाई, कंज्यूमर ने अपनी बच्चों क्या बढ़ा दी, कंज्यूमर ने अपनी इनकम को बढ़ा दिया। जब इनकम बढ़ गई बच्चों, अब कंज्यूमर की क्या बढ़ गई, जरा इनकम बढ़ गई तो डिमांड क्या होगी, डिमांड शिफ्ट हो जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी जल्दी बताओ, डिमांड आपकी शिफ्ट हो जाएगी, D1 से D2 की तरफ आएगी बच्चों। और जरा बोर्ड पे आओ, और ये मेरे पास क्या से क्या हो जाएगी, क्यूटी हो जाएगी। ओके बात समझ गए। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग डिमांड। सर डिक्रीज बता दो, तो लो बच्चों डिक्रीज बता देते हैं, ये लो। अब करा रहा मैं आपको डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है ना। अब डिक्रीज में क्या होता है, यहां पहले प्राइस फिक्स रखो, अपना प्राइस क्या रखो, फिक्स। ये लो भाई, प्राइस आपका क्या बच्चों, फिक्स है आपका, ये प्राइस है आपका, ठीक है ना। यहाँ आपका क्या हो गया, यहाँ आपका प्राइस हो गया। ओके ये बच्चों वाई एक्सिस 0 और एक्स एक्सिस तो बना के आना पेपर के अंदर। तो पहले डिमांड आपकी भाई यहां थी, D1 आपका यहां था भाई, ठीक है ना। तो क्वांटिटी बच्चों क्या आती है आपकी, यहां थी, Q1 आपका यहां था। लेकिन क्या हुआ, कंज्यूमर की इनकम गिर गई, कंज्यूमर क्या होगी भाई, इनकम कम होगी भाई। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो मार्केट में बच्चों डिमांड कम हो जाएगी। बात समझिए, D से D2 हो जाएगा आपका, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी बच्चों। तो लो भाई क्वांटिटी डिमांड हम यहाँ पर जाएगा आपके Q2, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे Q2। इसको बोलते हैं क्या, डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज होती है बच्चों किसके, अदर फैक्टर के कारण, वो डिमांड, वो इनकम भी ऑफ द कंज्यूमर भी हो सकती है, या सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया तो मेरी डिमांड बढ़ गई, या कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस कम हो गया तो मेरी डिमांड बढ़ गई, कंज्यूमर का टेस्ट बढ़ गया तो मेरी डिमांड बढ़ गई, फ्यूचर में बच्चों लगता है प्राइस बढ़ने वाला तो मेरी डिमांड बढ़ गई, फ्यूचर में लगता है सप्लाई कम होने वाली तो मेरी डिमांड बढ़ गई, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग डिमांड, ठीक है ना। इसको ऑपोजिट कर लो, उसको बोलते हैं हम डिक्रीजिंग डिमांड, ठीक है जी। ठीक है बच्चों, होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया। ओके आगे चलते हैं। लो भाई मैंने यही बताया बच्चों आपको, ठीक है ना। अब पेपर में आपको कैसे लिखना बच्चों, पेपर मैंने आपको बता दिया एक्सटेंशन का मतलब प्राइस, कैसे लिख देना आप, ठीक है ना। ये बच्चों मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया, ठीक है जी। ये सब कुछ आपको बच्चों अपनी बुक से रीड कर देना, मैंने सारे के सारे टॉपिक करवा दिए। देखो ये वाले, ये इंक्रीजिंग डिमांड बता दिया मैंने आपको, है नहीं, और ये मैंने क्या बताया था आपको, डिक्रीजिंग डिमांड बता दिया। ओके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों 4 मार्क्स में, हालांकि कई बार 6 मार्क्स में भी एग्जामिनर इस सवाल को पूछ लेता है, लेकिन बच्चों 4 मार्क्स की इसकी वेटेज ज्यादा है। ओके 4 मार्क्स में एग्जामिनर ने इसको बहुत बार पूछा। ओके बात समझ गए। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन के बच्चों क्या करना, इंक्रीज और डिक्रीज के बच्चों ये करके चले जाना, रीड करके जाना एक बार, क्या डिफरेंस क्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर अजम्पशन क्या है, डिमांड कर्व कैसा बनेगा, इसका डिमांड कर्व कैसा बनेगा बच्चों, ठीक है ना। ये शिफ्ट होता है, ये क्या होता है बच्चों, मूवमेंट होती है इसके अंदर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहे हैं बच्चों, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है यहाँ पे डाउनवर्ड, अच्छा शिफ्ट हो रहा है कहाँ हो रहा है, इंक्रीज मतलब लेफ्ट टू राइट हो रहा है यहाँ पे। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड है मूवमेंट आपके अलॉन्ग विद द डिमांड का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये भी लेफ्ट टू राइट है, ये भी लेफ्ट टू राइट है, फर्क क्या है दोनों के अंदर बताओ। यहाँ लेफ्ट टू राइट हो बच्चों, फॉरवर्ड हो रहा है, यहाँ लेफ्ट टू राइट हो रहा है डाउनवर्ड की वजह से, यहाँ फॉरवर्ड यहाँ डाउनवर्ड, फॉरवर्ड डाउनवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है ना भाई, समझ में आ गई आपको बात। चलो आगे इसके बाद देखते हैं, ये पढ़ के जाना पेपर के अंदर आप 3 नंबर में डिफरेंस, मतलब डिफरेंस तो छोड़ के नहीं जाने, आपने रीड करके जाने। ओके इसके बाद आज और अगला देख लेते हैं। बाकी बच्चों मैंने आपको बोला था, देखो सेम डिमांड है, वो कह रहा बताओ मेरे कॉम्पिटिशन ने क्या, मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ गए तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। भाई मैं अगर चाय बेचता हूँ और कॉफी का रेट बढ़ गया तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी ना,
ठीक है ना। डायग्राम बिल्कुल वही बनेगा आपका, डरना नहीं पेपर के अंदर। इंक्रीज प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स के बढ़कर डिमांड बढ़ जाएगी बच्चों, सब्स्टिट्यूट ने अपने प्राइस बढ़ा दिए या सब्स्टिट्यूट ने बच्चों अपने प्राइस गिर दिए, मैं भाई चाय बेचता हूँ, कॉफी 5 रुपए की होगी तो मेरी क्या होगी, डिमांड कम होगी, डिक्रीज इन डिमांड। डायग्राम आपका सेम चलेगा बच्चों, डायग्राम क्या चलेगा आपका, सेम चलेगा। वो कोई से भी अदर फैक्टर के कारण अगर आपकी डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, आपके डायग्राम वही बनेंगे भाई। बात समझ गए आपको, तो ये करके जाना। कई बार ना एग्जामिनर ये वाले क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन एक बार दो बार ना बच्चे पेपर में आ रखे हैं, ये मैं कह रहा हूँ आ रखे हैं, तो उसको देख के जाना ना एक बार, ठीक है ना। पेपर हमने छोड़ना नहीं है बच्चों। रिलेशन आ सकता है बिटवीन इनकम एंड डिमांड, पता ही आपको, इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ जाएगी आपकी, है रिलेशन करके जाना आपके। जब इनकम बढ़ेगी तो क्या होगी आपकी, डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन बच्चों नॉर्मल गुड्स में इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन इंफीरियर में क्या होता है, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो बच्चों आओ मैं आपको लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या जल्दी बताओ, हमारा अगला क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, 4 मार्क्स का। ओके, 4 मार्क्स में आपसे वो पूछ लेता है, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये आपसे पूछ लेता है बच्चों 4 मार्क्स में। और पूछता है बताओ इसके फीचर क्या है, व्हाट इट्स फीचर। तो नोट कर लो भाई अपनी अपनी कॉपी में, ये आने वाला है आपके पेपर में 4 मार्क्स। लो भाई 4 मार्क्स का एग्जामिनर आपसे इसको पूछने वाला। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन कराने से पहले पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बता दूं। हाँ सर बता दूं। मैं ये लो, सामान बनाने वाली बच्चों इंडस्ट्री होती है। ओके, और सामान को जो सेल करती है इंडस्ट्री, सामान बना के डिफरेंट 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 फर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी, बहुत सारी फर्म को बच्चों सामान क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ओके, तो फर्म इंडस्ट्री बहुत सारी फर्म को सामान डिस्ट्रीब्यूट करती है, फिर यही फर्म आगे डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को सामान सोल्ड कर देती है। जैसे बहुत सारे कस्टमर हो गए मार्केट में बच्चों, ठीक है। कस्टमर का नाम सोहन, मोहन, रोहन, अनिल, सुनील, सीता, गीता और स्नेहा, और बताओ कार्तिक। तो बच्चों परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सी मार्केट हो, जल्दी बताओ। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज दैट मार्केट जहां लार्ज नंबर ऑफ सेलर मिलेंगे आपको, बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे भाई, सेलर मिलेंगे, और लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे बच्चों, बायर भी मिलेंगे। ओके, तो ये डेफिनेशन होगी। एलजी की एसी लगा लो, तो एलजी का जो इंडस्ट्री है वो बोलेगी आपको मेरी एसी 30,000 में बेचनी पड़ेगी। तो प्राइस किसने डिटरमाइन किया, इंडस्ट्री ने। यही प्राइस कौन टेक ओवर कर लेगी, फर्म टेक ओवर कर लेगी। तो फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर है, और इंडस्ट्री जो है प्राइस मेकर है। सर इंडस्ट्री कैसे डिसाइड करती है भाई कितना होना चाहिए प्राइस, यहां डिमांड सप्लाई का रूल लग जाता है बच्चों आके, जहां डिमांड किसके बराबर होगी, सप्लाई के बराबर होगी, जिस प्राइस पे होगी इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। और इसी प्राइस पे बच्चों क्या करेगी, इंडस्ट्री प्राइस को डिटरमाइन करेगी, और यही प्राइस किसको दे देगी, फर्म को दे देगी। किसको दे देगी भाई, फर्म को दे देगी। ओके चलो आगे। अब मैं ये कह रहा हूं जरा ध्यान दो, पहला फीचर क्या पढ़ा आपने, मीनिंग ये लिख लो बच्चों। मीनिंग क्या लिखोगे आप, मीनिंग में लिख लो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज दैट मार्केट वे लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर। और अच्छी बात बताओ बच्चों, प्रोडक्ट क्या होगा, होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा। जैसे बच्चों अगर मैं एलजी की बात करूं, एलजी की एसी की बात करूं, तो पूरी फर्म, जितने भी बच्चों फर्म की इंडस्ट्री के अंदर जितनी फर्म है, वो सारा कौन सामान बेचेगी, एलजी का ही सामान बेचेगी, ठीक है ना। तो आप इसके फीचर लिखो जरा, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, और बच्चों लार्ज नंबर ऑफ बायर, इधर देखो लार्ज नंबर ऑफ बायर। ओके, इसके बाद क्या होगा जल्दी बताओ, इसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट होमोजीनियस होगा। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बच्चों, एक समान पूरी मार्केट के अंदर एक ही प्रोडक्ट बिकेगा बच्चों। वैसे तो बहुत सारी मार्केट होती है, फिर फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ऐसी मार्केट जहां पे बहुत सारे खरीदने वाले भी है, बहुत सारे बेचने वाले भी है, और सारे दुकानदार एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मैंने अपने एग्जांपल में लिया था एलजी का प्रोडक्ट, एलजी का मैंने एसी लिया था। ओके चलो भाई आगे। अब बच्चों प्रोडक्ट होमोजीनियस होगा तो बताओ इनके प्राइस भी सेम होगा। हाँ सर बिल्कुल भी सेम है। अगर बच्चों प्रोडक्ट होमोजीनियस होगा तो प्राइस क्या होगा, प्राइस भी सेम ही होगा पूरी मार्केट के अंदर, बिल्कुल सही है। अब बच्चों इसके बाद क्या होगा अगला पॉइंट, परफेक्ट नॉलेज। इसमें बताओ सर क्या होगा नॉलेज में, परफेक्ट नॉलेज में होगा बायर को, हाँ, और सेलर को प्राइस के बारे में परफेक्ट नॉलेज होगी। बायर भी जानता होगा क्या भाव चल रहा है मार्केट में, और सेलर भी जानता होगा क्या भाव चल रहा है मार्केट में।
बात समझ गए भाई? तुम जल्दी बताओ कौन कौन से पॉइंट याद करें आपने? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज दैट मार्केट वे लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, प्रोडक्ट होमोजीनियस, प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? होमोजीनियस, और परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की परफेक्ट नॉलेज किस किस को होगी? बायर को भी होगी और सेलर को भी होगी, और ऑब्वियस प्राइस के बारे में परफेक्ट नॉलेज होगी। ओके चलो भाई आगे में आगे चलो बच्चों। इसके बाद बच्चों कोई भी फर्म इस इंडस्ट्री में एंटर कर भी सकती है, फ्रीली एंटर एंड एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है जल्दी बताओ बच्चों? कोई भी फर्म, मैं फर्म की बात कर रहा हूं, इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी फर्म मार्केट में अपना काम स्टार्ट भी कर सकती है और मार्केट छोड़ के जा भी सकती है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नहीं कर सकते वाला काम। भाई अगर मुझे एलजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए तो बच्चों, तो मैं भी क्या जाऊंगा, इंडस्ट्री वाले के पास जाऊंगा, उससे डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लूंगा मैं उससे। ओके तो आओ जरा, तो कोई भी इसके अंदर क्या लिखोगे जल्दी बताओ? इस पॉइंट के अंदर क्या लिखो पेपर के अंदर? एनी फर्म्स कैन एग्जिस्ट फ्रीली एंड एंटर, वो आ भी सकती है और बच्चों जा भी सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इसके अंदर। इसके बाद क्या अगला पॉइंट लिखो? इंडिपेंडेंट डिसीजन। क्या लिखो भाई? इंडिपेंडेंट डिसीजन। सर इसका मतलब क्या होता है इंडिपेंडेंट का मतलब? बच्चों इंडिपेंडेंट का मतलब है आजादी, इंडिपेंडेंट सर इंडिपेंडेंट आ भी रहा है, हाँ। कोई एग्रीमेंट नहीं है, मतलब कि इंडस्ट्री बोलेगी नहीं नहीं, ये बच्चों इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री का ओनर है और ये फर्म का ओनर है, तो इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा है कि नहीं नहीं आपको हमारा 5 लाख का सामान बेचना ही पड़ेगा। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है यहाँ पे, ऐसा एग्रीमेंट कोई नहीं होता यहाँ पे। मर्जी है भाई, फर्म आपको सामान जितना बेचना बेचो, फर्म के पास इंडिपेंडेंट डिसीजन है भाई, वो जितना मर्जी सामान बेचे, इंडस्ट्री दबाव नहीं डाल सकती उसके ऊपर। कब इंडस्ट्री बोले नहीं नहीं हमने तो बना ली एसी आपके लिए, आप बेच, ऐसा नहीं होगा भाई। बात समझ गई? तो इस पॉइंट के अंदर लिखा है देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द फर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। भाई आप कितना सामान बेचोगे, फर्म कह रही है, फर्म के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं भाई, कोई फर्म के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि फर्म बोलेगी कि इंडस्ट्री बोलेगी फर्म को कि आपको इतना सामान बेचना ही बेचना पड़ेगा, फर्म बोलेगी नहीं मैं इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती हूँ। ओके बात समझ गए सर? परफेक्ट मोबाइलिटी बच्चों, अगला पॉइंट लिखो परफेक्ट मोबाइलिटी। सर इसका मतलब क्या होता है परफेक्ट मोबाइलिटी का? बच्चों मूव कर रहा। सर मोबाइलिटी का मतलब होता है मूव कर रहा। बच्चों बस लैंड एक इम्परफेक्ट मोबाइलिटी है, लैंड एक क्या है बच्चों? इमोबाइलिटी है लैंड, क्योंकि लैंड फिक्स है अपनी जगह, लैंड मूव नहीं कर सकती। लेकिन और भी तो फैक्टर है हमारे पास, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, और बच्चों तुम्हारा बिजनेस हो गया, ये मूव कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है ना? तो इस इंडस्ट्री के अंदर जो तुम्हारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो फैक्टर प्रोडक्शन लेबर ले लो बच्चों, लेबर मूव कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ओके आप अपने रिसोर्सेज को भी मूव कर सकते हैं, जैसे मशीनरी, समझे बात बच्चे? जरूरी नहीं मैं लैंड की बात कर रहा हूँ, अरे मशीन भी तो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप मूव कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ठीक है बच्चों? अगला पॉइंट देखो जरा ध्यान से, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या है भाई हमारे पास? नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इंडस्ट्री बोलती है, ये इंडस्ट्री है बच्चों और ये फर्म है। इंडस्ट्री क्या बोलती है? इंडस्ट्री बोलती है आप एलजी बेचो, हम आपके शॉप तक ट्रांसपोर्टेशन करवा देंगे। आप क्या बेचो सिर्फ, फर्म को बोल रही है, बताओ कौन? इंडस्ट्री। हम बनाएंगे भी हम, इंडस्ट्री कह रही है बोर्ड के ऊपर, हम बनाएंगे भी हम, बनाने के बाद आपके दुकान तक पहुंचाने का जिम्मा भी हमारा। इसका मतलब भाई फर्म की कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगी यहाँ पे बच्चों। ओके फर्म सिर्फ सामान बेचेगी। ओके अब सर सबसे बड़ी बात जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूं, पहले क्यों करवा रहा हूं बच्चों? मैं इसलिए करवा रहा हूं, मैं बता रहा हूं डिमांड कर्व कैसा होता है। ये लो डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो होगा बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड। बताओ सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बच्चों प्राइस फिक्स है, अगर प्राइस फिक्स है तो एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू के बराबर होगी। बात समझे नहीं समझे? और यहां तुम्हारी क्वांटिटी है, मैंने ये बोला बच्चों परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज दैट मार्केट विद लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, प्रोडक्ट होमोजीनियस। और एक पॉइंट और बोलना मैंने आपको, बोलना प्राइस टेकर। फर्म हमेशा प्राइस टेकर रहेगी, विच इज डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री। जो किसके द्वारा डिसाइड किया गया? इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया गया। तो फर्म इज ए प्राइस टेकर और मेकर। मेकर कौन है? इंडस्ट्री है। तो डिमांड कब कैसे बनेगा बच्चों? डिमांड कब बनेगा आपका? यहाँ पे। मैं अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर कराने वाला बच्चों। तो एक परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे होता है? बात समझ गए भाई? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर
प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे होता है, मैंने प्रोड्यूसर की बात करो यहाँ पे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे होगा, ओके, कौन सी मार्केट के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। बात समझ गए भाई, कब तक प्रोड्यूसर सामान को बनाएगा, कब तक प्रोड्यूसर को सामान को बनाएगा, ओके। मैं अगला क्वेश्चन यही स्टार्ट करता हूँ, करते अगला क्वेश्चन स्टार्ट। तो जैसे कि बच्चे मैंने अभी आपको बताया व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सी मार्केट होती है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, ठीक है ना। मार्केट कौन से बच्चों, मार्केट थी मेरे पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। डिमांड का क्या था बच्चों, आपका स्ट्रेट लाइन में डिमांड कब बन रहा था इसके अंदर। तो इसी अगला क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है यही से स्टार्ट होता है, व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मैंने बोला ये लो भाई, मैंने बोला कि भाई मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास प्राइस है बच्चों। तो प्राइस क्या होगा, अगर प्राइस सेम होगा तो ए आर किसके बराबर होगा, ए आर एम आर के बराबर होगा, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस ले लो और ये जीरो एक्सिस ले लो और ये जीरो ले लो और ये एक्स एक्सिस ले लो, ये बच्चे क्या लिखो आप, क्वांटिटी। तो जरा ध्यान दो बच्चों, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है क्या। प्रोड्यूसर मतलब जो सामान को बना रहा है उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, सामान को बनाने वाले को प्रोड्यूसर बोलते हैं, जो प्रोडक्शन कर रहा है, सामान बना रहा है, गुड्स बना रहा है, सर्विस बना रहा है। जैसे बच्चों जरूरी नहीं गुड्स ही बना रहा है, सर्विस भी बना रहा है, वही प्रोड्यूसर है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी तो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मैं भी कौन बन गया, मैं भी क्या बन गया भाई, मैं भी प्रोड्यूसर बन गया, ठीक है बच्चों। तो आगे लेके चलता हूं, प्रोड्यूसर कौन होता है, प्रोड्यूसर मींस हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दैट कंडीशन वेयर ही गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, जहां प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा वो होता है बच्चों प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ओके। मैंने क्या बोला बच्चों, ये एक प्रोड्यूसर है, ये कौन है, एक प्रोड्यूसर है। अगर इस प्रोड्यूसर को जहां क्या होगा मैक्सिमम, क्या होगा जल्दी बताओ, इस प्रोड्यूसर को मैक्सिमम 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 मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, अधिकतम प्रॉफिट होगा। इसी अधिकतम प्रॉफिट को क्या बोलते हैं हम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बात समझ में आ गई आपको, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज दैट कंडीशन वेयर प्रोड्यूसर गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। और बता बच्चों, और कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा जल्दी बताओ। मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जब एम आर, कंडीशन नंबर वन, तो लिख दो बच्चों कंडीशन, कंडीशन नंबर वन, पहली कंडीशन बच्चों नंबर वन क्या होगा, एम आर मार्जिन रेवेन्यू किसके बराबर होगा, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी। कंडीशन नंबर टू मेरे बच्चों, मार्जिन कॉस्ट कट करती है किसको, मार्जिन रेवेन्यू को, किससे, बिलो द पॉइंट, नीचे से कट करेगी बच्चों, बिलो द पॉइंट नीचे से कट करेगी, ओके। आओ जरा बच्चों, तो डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो ये लो जरा बोर्ड के ऊपर देखो बच्चों, इस पॉइंट के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बता क्यों इस पॉइंट के अंदर, क्योंकि यहाँ मार्जिनल कॉस्ट किसके, मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है इस पॉइंट के ऊपर। तो पहली कंडीशन तो पूरी होगी लेकिन दूसरी नहीं पूरी हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या करा, मार्जिनल कॉस्ट कट करेगी नीचे से, ये तो ऊपर से कर रही है भाई, कंडीशन पिट गई ना। समझा ना मैं क्या समझाना चाह रहा आपको, मैंने दूसरी कंडीशन क्या रखी, मार्जिनल कॉस्ट कट करेगी किसको, मार्जिनल रेवेन्यू को, बिलो द पॉइंट, बिलो मतलब नीचे से, ये तो बच्चों ऊपर से कट कर रही है, इसलिए यहाँ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। सर दूसरी कंडीशन इधर आ जाते हैं, जरा बच्चे बोर्ड पे आओ, ये क्वांटिटी वन लिख लेता हूँ या क्वांटिटी बच्चे लिख लेता हूँ टू। बात समझ गए सर, समझे नहीं अभी। तो मैं कह रहा ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ भी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां मार्जिन रेवेन्यू क्या करेंगे इसके बराबर, मार्जिन कॉस्ट के बराबर है, समझो ना पॉइंट को। और दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो पूरी होगी भाई, पहली कंडीशन तो पूरी होगी, मार्जिन कॉस्ट किसके बराबर है, मार्जिन रेवेन्यू के बराबर है लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, मार्जिन कॉस्ट कट करेगी बिलो द पॉइंट। तो ले बच्चे मार्जिन कॉस्ट देखो बिलो द पॉइंट, नीचे से कट कर रही है, नीचे से कट कर रही है। तो यही क्या होता है बच्चों, कंज्यूमर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, क्या होता है यहाँ पे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जहां एम आर एम सी के बराबर है और मार्जिन कॉस्ट कट करेगी इसको, मार्जिन रेवेन्यू को, बिलो द पॉइंट। बात समझ गए, नीचे से कट करेगी, ओके। ये तो बच्चों को रट्टा हो गया, क्या आपने याद कर लिया, ठीक है जी, मार्जिन कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू के बराबर हो गया। लॉजिक क्या है इसका, लॉजिक देखो बच्चों लॉजिक ये है, ये मेरी रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब आपकी सेल है, और बच्चों ये आपकी क्या है, सारी के सारी ये आपकी कॉस्ट है, ये लाइन क्या है आपकी कॉस्ट है। तो जल्दी बताओ, ये जो हमारे पास होगा, ये नीचे वाला सारा क्या है, ये प्रॉफिट है बच्चों, ये क्या है सारा का सारा प्रॉफिट है। अगर बच्चों मैं इस वाले पॉइंट पे आता हूँ, यहाँ पे यहाँ क्वांटिटी बनने, यहाँ कोई मैंने क्वांटिटी बनाई, तो इसको 2 कर लो, इसको 3 कर लो। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ मैंने क्वांटिटी नंबर 1 बनाई है, जल्दी बताओ, अगर मैं इस पॉइंट से ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, तो बताओ इस पॉइंट पे क्या बच्चों, आपकी मार्जिनल मार्जिनल रेवेन्यू कम है और कॉस्ट आपकी ज्यादा है, कॉस्ट क्या है आपकी ज्यादा है। तो ये मेरे बच्चों यहाँ तो क्या, और आपको लॉस हो रहा है ना। लेकिन फिर मैंने अगली यूनिट फिर बनाई बच्चों, तो जब मैंने अगली यूनिट बनाया तो मैं देखा, बताओ क्या देखा, कि मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होगी, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ कोई प्रॉफिट, यहाँ कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है ना।
तो पहले तो बच्चों प्रोड्यूसर हमेशा अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करता है। फिक्स कॉस्ट क्या होते हैं भाई, जो प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है। जैसे बच्चों फैक्ट्री का रेंट एक फिक्स कॉस्ट है, चाहे मशीन चले चाहे मशीन ना चले, तो रेंट तो देना पड़ेगा। तो पहले प्रोड्यूसर इतना सामान तो बनाएगा बनाएगा ना, ताकि फैक्ट्री का रेंट तो निकल जाए साहब, बात समझ गए। तो कम से कम इतना तो वो क्या करेगा बच्चों, इतना तो वो प्रोडक्शन करेगा। तो लो इतनी प्रोडक्शन यहाँ पे होगी। अब उसके बच्चों क्या हो गया, उसका फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया ना। अभी आगे चलते आगे हो गया, जब चलेंगे हम तो आगे चलते बच्चों। अब बताओ जल्दी से, अब उसकी मार्जिन कॉस्ट गिरनी स्टार्ट हो गई। तो ये मार्जिन रेवेन्यू ये सारा का सारा ऊपर है उसका, तो रेवेन्यू ऊपर है और कॉस्ट नीचे है। तो बच्चों बीच का बताओ जल्दी क्या है, प्रॉफिट है। बीच क्या है, प्रॉफिट है। वो यहाँ भी सामान बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा, यहाँ बनाएगा, यहाँ बना प्रोडक्शन करेगा करेगा करेगा। बताओ कहाँ का रुक जाएगा बच्चों, यहाँ का रुक जाएगा। बताओ यहाँ के क्यों रुक, जल्दी बताओ। क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या होगी, उसकी मार्जिन कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट होगी, रेवेन्यू कम होगी उसकी, रेवेन्यू क्या होगी उसकी, कम होगी। तो यही आके वो स्टॉप कर देगा, वो बोला स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुको 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 रुको। बताओ क्यों रुको, क्योंकि साहब यहाँ लॉस आना स्टार्ट हो गया और हमने कंडीशन क्या पढ़ी, जल्दी बताओ। प्रोड्यूसर रिमूव दैट कंडीशन वेयर प्रोड्यूसर गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मेरे बच्चों मैक्सिमम प्रॉफिट तो यहीं पे हो रहा है ना, इसको इधर हो रहा है। अब जहां उसको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा वहां पे वो रुक जाएगा। लॉजिक समझ में, मैंने क्या समझाया आपको। हाँ रटा ठीक है बच्चों, ये तो रटने के लिए ठीक है, एमआर एमसी के बराबर होगा, एमसी कट करेगी बिलो द पॉइंट। लेकिन लॉजिक भी समझना जरूरी है ना आपको, लॉजिक भी तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा ना। ठीक है ना बच्चों। आओ मैं आपकी बुक से भी आपको रीड करा देता हूँ जरा। ये तो मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया, आओ आपकी बुक से रीड करा देता हूँ मैं। ओके जी सर, हमारी बुक से रीड करा दीजिए। बोर्ड पे देखो जरा, कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम when the following condition are satisfied and maximize his profit। लो बच्चों, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब उसको सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ओके, और कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। एमआर किसके बराबर, एमसी के बराबर, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी, और मार्जिनल कॉस्ट शुड राइज व्हेन एमआर एमसी के बराबर होगा। इसका मतलब दूसरा पॉइंट मैंने सरल भाषा बता दिया था। बताओ क्या बताया था आपको, मार्जिनल कॉस्ट कट करेगी मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो द पॉइंट, और उसके बाद राइज होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो मैंने आपको ये सरल भाषा बताया था इसी पॉइंट को। और एवरेज रेवेन्यू बच्चों, जब बताओ अगर आपकी एवरेज रेवेन्यू आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होगी या इक्वल टू होगी, तभी तो बच्चों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। सर जैसे एग्जांपल मैंने बोला 10 रुपए का प्राइस है, और बच्चों मैं 10 रुपए बेच रहा हूँ और मेरी कॉस्ट 8 रुपए है। भाई कॉस्ट 8 रुपए का समझ में आ रहा है आपको, 8 रुपए आपकी लागत है और 10 रुपए आप बेच रहे हो। जल्दी बताओ तो कितना प्रॉफिट आपका, 2 का आपका प्रॉफिट। तो जहां प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होगा बच्चों, वही तो क्या होता है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है। ओके, बात समझे आप मेरी। लो भाई, तो ये कंडीशन याद करना, एमआर एमसी के बराबर, मार्जिन कॉस्ट कट करेगी मार्जिन रेवेन्यू को बिलो द पॉइंट से, एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस किससे ज्यादा होगा बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होगा। जैसे बच्चों ऐसे याद रखो आप, प्राइस का मतलब एक कॉमोडिटी का प्राइस। चलो बच्चों मैं पेन बेच रहा हूँ, मुझे पेन बेच रहा हूँ, ये मैं 50 रुपए का पेन बेच रहा हूँ, 50 रुपीज का पेन बेच रहा हूँ, और लेबर बच्चों इस पेन बनाने के 40 रुपए मुझसे लेके जा रहा है। अब बच्चों लेबर की कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट होती है बताओ, वेरिएबल कॉस्ट। और मैं पेन कितना बेच रहा हूँ, मैं पेन बेच रहा हूँ 50 रुपए का। ओके, अब 50 का पेन बेच रहा हूँ, उसको बोलते हैं एवरेज प्राइस। क्या बोलते हैं, एवरेज प्राइस बोल लो, एवरेज रेवेन्यू बोल लो। ठीक है ना। और लेबर कितने लेके जा रहे हैं जल्दी बताओ, 50 रुपए लेके जा रहा हूँ, 40 रुपए लेके जा रहा हूँ मुझसे, मैं कितने बेच रहा हूँ, 50 पे। जल्दी बताओ, तो 50 ज्यादा है किससे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी, 40 है। तो यहाँ मुझे 10 रुपए क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बच्चों बार बार यही तो समझा रहा हूँ मैं आपको, ये तो गली का बच्चा बता देगा पकड़ के, भाई अगर 40 की चीज 50 में बिक रही है तो 10 रुपए का मुनाफा हो गया। बात समझ गए। हाँ सर, अब ज्यादा मैं आगे बता रहा हूँ आपको, मैं आगे चल के लेके चलता हूँ आपको। इसमें देखो बच्चों, आप क्या करना, मार्जिन रेवेन्यू क्या रखना, फिक्स रखना। मार्जिन रेवेन्यू फिक्स क्यों रखना, क्योंकि आपको मैंने बताया था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है बच्चों। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर AR MR के बराबर होता है। मैं आपको इसको लॉजिकली मैं इसको प्रूव भी करूंगा ऐसा क्यों होता है। ओके ठीक है। तो ये लो, तो 12 12 12 12 12 12 12 12, यह भी 12। ओके, तो जल्दी बताओ बच्चों, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पे होगा। सर यहाँ पे हो सकता था, लेकिन यह एमआर एमसी के बराबर है। यहां हो सकता था लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो, जल्दी बताओ। क्योंकि यहाँ पे सर एमआर जो एमसी जो एमआर को काट रही है बच्चों, वो ऊपर से काट रही है ना कि बिलो से। ठीक है ना, ऊपर से काट रही है। ठीक है ना, तो यहाँ कंडीशन मेरी पूरी सेटिस्फाई नहीं हुई थी। दूसरी कंडीशन मेरी यहाँ थी, भाई एमआर एमसी के बराबर है, और यहाँ बच्चे मैंने आपको डायग्राम बनाया था, यहाँ बिलो बिलो से काट रही थी एमसी। तो यहाँ मेरा क्या होता है, जल्दी बताओ, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ जल्दी बताओ क्या होगा आपका, एमआर किसके बराबर होगा, एमसी के बराबर होगा। ठीक है ना, और यहाँ सारा क्या होगा जल्दी बताओ,
यहाँ बच्चों एम आर किससे ज्यादा होगा, एमसी के बराबर होगा, बात समझिए। और यहाँ क्या होगा, एम आर किसके बराबर होगा, एमसी के बराबर होगा। और लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, एमसी ज्यादा हो जाएगी आपकी मार्जिन रेवेन्यू से, समझे बच्चों बात। तो जहां एमसी ज्यादा होगी, कॉस्ट ज्यादा होगी बच्चों रेवेन्यू से, तो वहां तो लॉस होना, तो प्रोड्यूसर यहाँ तक ही बनाएगा। इसका मतलब प्रोड्यूसर 10 यूनिट के बाद रुक जाएगा, बोला नहीं 11वीं यूनिट मुझे नहीं बनानी, क्योंकि मुझे यहाँ पे नुकसान होना स्टार्ट हो गया। बात समझ गए। इस क्वेश्चन को तैयार करना 4 मार्क्स के अंदर, व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसके बच्चे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बाद कंडीशन लिखनी है, एमआर एमसी के बराबर है, और उसके बाद एमसी कट करेगा किसको, एमआर को, बिलो द पॉइंट करेगा, और एवरेज रेवेन्यू हमेशा किससे ज्यादा होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। सर एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, एक एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है एक यूनिट की कॉस्ट, ठीक है ना, एक यूनिट की प्राइस, मैं कॉस्ट बोल रहा हूँ, एक यूनिट का प्राइस को बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है एक यूनिट की कॉस्ट। तो हमेशा एक यूनिट की कॉस्ट जब ज्यादा होगी, एक यूनिट की कॉस्ट जब कम होगी एक यूनिट के प्राइस से, वही क्या होगा बच्चों, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। ओके चलो मैं बच्चों आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। तो बच्चों आओ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कौन सा, कॉस्ट वाला। कि कॉस्ट, कॉस्ट क्या है बच्चों, कॉस्ट होती है एक प्रोड्यूसर की लागत। लागत को बोलते हैं, किसको बोलते हैं भाई, लागत को बोलते हैं क्या, कॉस्ट। जब भी एक प्रोड्यूसर सामान बनाता है बच्चों, उसकी कुछ कॉस्ट आती है। कॉस्ट दो तरह की होती है। नंबर 1 आपकी एक होती है बच्चों फैक्टर कॉस्ट, एक होती है बच्चों आपकी नॉन फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में क्या आएगा आपका, फैक्टर कॉस्ट में आता है आपका सामान को बनाने में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। आप प्रोडक्शन करें तो आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, तो फैक्टर कॉस्ट कौन सी होगी, जैसे बच्चों आपकी लैंड होगी, लैंड एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन लैंड के ऊपर आप रेंट पे करते हो, मतलब प्रोड्यूसर क्या पे करता है, रेंट पे करेगा। और लेबर को क्या पे करेगा, जल्दी बताओ सर, लेबर को वेजेस पे करेगा। कैपिटल को क्या पे करेगा, जल्दी बताओ, कैपिटल के ऊपर क्या पे करेगा, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। और बिजनेस से क्या कमाएगा, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर प्रॉफिट कमाएगा। नॉन फैक्टर प्रोडक्शन के अंदर क्या आता है बच्चों, इसके अंदर आता है आपका रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। जल्दी बता बच्चों, प्रोड्यूसर को क्या क्या खर्चा आएगा। सबसे पहले आप ऐसे रखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब बिजनेस। और नॉन फैक्टर क्या होता है आपका रॉ मटेरियल। जब भी प्रोड्यूसर सामान बनाएगा तो बताओ क्या करेगा, जो जमीन उसने किराए पे ले रखी होगी उसके ऊपर रेंट पे करेगा, तो उसका खर्चा हो गया, मतलब उसका कॉस्ट है। लेबर के ऊपर क्या, लेबर क्या देगा बच्चों, वेजेस पे करेगा, लेबर को वेजेस पे करेगा। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। और ऑब्वियस प्रॉफिट भी अपने घर, ये भी तो बच्चों प्रॉफिट, अगर कोई मालिक होगा तो प्रॉफिट को, प्रॉफिट मतलब अगर कोई और मालिक होगा तो उसको पे करेगा, प्रॉफिट का हिस्सा पे करेगा, तो प्रॉफिट का हिस्सा ही पे करेगा वो। जरूर नहीं मैं अकेला मालिक हूं बच्चों, मेरी फर्म भी हो सकती है, तो फर्म तो पार्टनर को तो पे करना पड़ेगा ना। चलो प्रॉफिट का हिस्सा पे करेगा। ये सारे उसकी क्या होगी भाई, खर्चे होंगे, किसके होंगे भाई, ये प्रोड्यूसर के खर्चे होंगे। ओके अब पेपर में जो आपको सवाल आता है बच्चों, पेपर में सवाल आता है कि बताओ इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या फर्क है। तो आपको क्या करना है, जरा ध्यान दो, जरा ध्यान से। अगर यही सारी वाली देखो, ये बताओ, अगर प्रोड्यूसर की लैंड अपनी होती तो वो अपने आप को रेंट पे करता। प्रोड्यूसर अगर लेबर खुद होता तो सैलरी भी वेजेस भी अपने आप को पे करता। प्रोड्यूसर ने अगर पैसा अपना लगा रखा होता तो वो इंटरेस्ट भी खुद को पे करता। मालिक भी खुद होता भाई, अकेला मालिक खुद होता वो, तो प्रॉफिट भी अपना आप खुद को ही उसको मिलता। तो अगर प्रोड्यूसर, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके है, प्रोड्यूसर का ही है, तो वो अपने आप को ही खर्चा पे करेगा। और मेरी इकोनॉमिक्स में अपने आप को खर्चा पे हो सकता है, अपने आप को रेंट पे करना इंप्यूटेड रेंट, अपने आप को सैलरी पे करना इंप्यूटेड सैलरी, अपने आप को इंटरेस्ट पे करना इंप्यूटेड इंटरेस्ट। तो जब भी प्रोड्यूसर अपने आप को ही सारे खर्चे पे करेगा, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। बच्चों मेरी बात सुनो, मैं क्या समझा जा रहा हूं, जब भी प्रोड्यूसर अपने आप को सारे के सारे फैक्टर ऑफ कॉस्ट के खर्चे पे करेगा, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट भाई, तो ये सारी के सारी बताओ कौन सी कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन अगर मैंने बाहर से अपनी नहीं, मैंने कोई जगह लैंड बाहर से ले रखी है और मैंने उस बाहर वाले बंदे को, अगर लैंड मैंने किसी दूसरे बंदे से ले रखी है तो दूसरे बंदे को मैं क्या पे करता, रेंट पे करता। दूसरे बंदा, अगर मैंने कोई लेबर बाहर का रखा हुआ है तो उसको वेजेस पे करता। अगर मैंने पैसा ही बाहर से लेके लगा रखा उसको इंटरेस्ट पे करता। अगर मालिक कोई बाहर का होता उसको क्या पे करता मैं। अगर बच्चों किसी बंदे का हिस्सा मेरे बिजनेस में होता तो उसको क्या पे करता मैं, प्रॉफिट भी पे करता। तो जब भी मैं
फैक्टर के ऊपर कॉस्ट किसी बाहर वाले बंदों को पे कर रहा है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट भाई? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो याद रखना बच्चों, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में पेपर में आएगा आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का डिफरेंस। ये आएगा आपको कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। आओ मैं आपकी बुक से रीड करवा देता हूँ। तो लो बच्चों ने देखो, पेपर में आपको 3 मार्क्स के लिए कर लो। कितने मार्क्स के लिए कर लो? मैंने अभी आपको रीड करवा दिया अच्छी तरह, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए। अब आपकी बुक से कराऊंगा। देखो, एक तो बच्चों कौन सा आपका है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और दूसरा कौन सा आपका है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। मीनिंग में देखो जरा ध्यान दो, इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट। अगर बच्चों आप मार्केट से खरीदते हो, जो मैंने अभी आपको बताया, इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? जब आप बाहर वाले मतलब मार्केट से लेबर लेके आ रहे हो, मार्केट से आप पैसा लगा रहे हो, मार्केट से मार्केट का पैसा लगा रहे हो, मार्केट से बच्चों लेबर लेके आ रहे हो, ठीक है ना। मार्केट से आपने जब भी रेंट पे ली है, जब भी आप बाहर वाले को पे करोगे उसको बोलते हैं कि एक्सप्लिसिट। लेकिन जब भी आप ओन इनपुट अपने घर के बंदे यूज कर रहे हो या खुद यूज कर रहे हो अपना इनपुट के लिए, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इट इज मेजर टर्म ऑफ कैश पेमेंट दैट फर्म मेक्स अदर फॉर द परचेज इनपुट। इसका मतलब बच्चों, जब भी कैश पेमेंट हो रही है किसके द्वारा? दैट फर्म मेक्स टू द अदर, दूसरों को पे कर रही है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन यहाँ बच्चों सेल्फ ओन्ड, अपने आप को कैश पेमेंट हो रही है नहीं। और यहाँ पे एग्जांपल है ना, वेजेस पेड टू द वर्कर, पेमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल। जब भी आप वेजेस पे कर रहे हो वर्कर को, जो बाहर का बंदा होगा, या पेमेंट कर रहे हो किसकी बच्चों? आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की, तो ये भी कौन सी कॉस्ट होगी आपकी? एक्सप्लिसिट। लेकिन जब बच्चों अपने आप को रेंट दे रहे हो आप, एंटरप्रेन्योर रेंट दे रहा है, अपनी बिल्डिंग का रेंट अपने आप को दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बच्चों अपना ही पैसा लगा रहा है, अपने आप को ही क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है, उसको बोलते हैं कौन सी? इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो लो मैंने आपकी बुक से भी रीड करवा दे बच्चों, ये वाली बात रीड करके जाना, 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो मैं आपकी तरफ लेके जा रहा हूँ, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे ये जो क्वेश्चन आया आपका, ये आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आपको मैंने 6 नंबर में ऑलरेडी करा रखा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। ये बच्चों क्या आता है? दूसरा नाम क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये 2 नाम है इसका, ओके। तो पहले चलो मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। तो ये लो भाई, मैंने आपको ऑलरेडी वैसे बता रखा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। जब भी एक प्रोड्यूसर अपने फिक्स फैक्टर के साथ में वेरिएबल फैक्टर को बार बार कंबाइन करेगा, तो जो वेरिएबल फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो इनिशियली राइज होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो वेरिएबल फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो पहले बढ़ेगी, उसके बाद वो डिमिनिशिंग गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, पर तीसरी स्टेज में वो जीरो और नेगेटिव भी हो सकती है। ये मैंने मतलब बताया आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्या मतलब था बच्चों? जल्दी बताओ। व्हेन अ प्रोड्यूसर combine more and more variable factor with a fixed factor, initially marginal productivity increase of variable factor, then decrease, it can be zero, it can be negative। बात समझ गए बच्चों? आपको मैं क्या समझना चाह रहा हूं? तो मैंने क्या बोला? पहले बढ़ेगी, फिर गिरेगी, फिर क्या होगा? जीरो होगा, और फिर क्या होगा? नेगेटिव होगा। आपको पता है एग्जामिनर इसी के ऊपर सवाल पूछ रहा है, वो कह रहा है बताओ पहले बढ़ेगी क्यों, वो कह रहा बताओ पहले बढ़ेगी क्यों मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, फिर कह रहा बताओ फिर गिरेगी क्यों, फिर कह रहा जीरो क्यों होगी, फिर नेगेटिव क्यों होगी। अच्छा ये तो पूछा नहीं उसने जीरो नेगेटिव, सिर्फ 2 पूछता है वो आपसे कि बताओ पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ती क्यों है, फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिरती क्यों है। एमपी कॉजेस पूछेगा बच्चों, कॉजेस कि कॉजेस बताओ कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बढ़ने का, और कॉजेस बताओ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के गिरने का। ओके चलो बच्चों, लो भाई मैं आपकी सीधी आपकी बुक से पढ़ा रहा हूं बच्चों। बोर्ड पे देखो पहले, आओ जरा बोर्ड पे इधर समझो। मैं कह रहा बच्चों मेरे पास क्या है? एक मेरे पास जमीन का टुकड़ा है, ये मेरे पास एक लैंड है, तो लैंड एक फिक्स फैक्टर मान लो। लैंड क्या मान लो? एक फिक्स फैक्टर। समझे आप बात को? ये फिक्स फैक्टर हो गया, है नहीं। तो इस लैंड के ऊपर रिक्वायर्ड लेबर कितने हैं साहब? 2 है। कितने हैं साहब? लेकिन कर कितने काम रहे? लेबर सिर्फ एक ही काम कर रहा है। ओके तो ये बताओ रिक्वायर्ड तो 2 लेबर है ना, लेकिन काम कितने लेबर कर रहे हैं? काम तो सिर्फ एक ही लेबर कर रहा है। तो मैं शुरू में एक लेबर को और ले आता हूं, इसका मतलब मैंने फिक्स फैक्टर के साथ में वेरिएबल फैक्टर एक और लेके आ गया। इसीलिए मेरे बच्चों शुरू में तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। समझ गए? तो पहला पार्ट भी क्या रहा? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। अभी आपका फिक्स फैक्टर यहां पे पहली स्टेज में अंडर यूटिलाइज था, इसीलिए आपकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी बच्चों कम थी। तो जैसे ही आप एक लेबर और लेके आते हो,
तो आप अपने फिक्स फैक्टर को फुल्ली यूटिलाइज करते हो, और फुल्ली जब वो यूटिलाइज होने लगेगा मेरे बच्चों, तो शुरू शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न आनी स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दैट बच्चों मेरा फिक्स फैक्टर अभी अंडर यूटिलाइज था, मतलब रिक्वायर्ड तो 2 लेबर थे लेकिन एक ही काम कर रहा था, तो मैं एक और को और लेके आऊंगा। तो बच्चों पेपर में लिख के आना, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर को यूज करने के लिए हम एक लेबर और लेके आते हैं, ठीक है बच्चों। और इससे क्या होगा भाई, दूसरा पॉइंट वो क्या कह रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज एफिशिएंसी। अब बच्चों जब 2 लेबर मिलके काम करेंगे, जब जल्दी बताओ, जब 2 लेबर मिलके काम करेंगे इससे काम को डिवाइड कर दिया जाएगा। ए आपने क्या काम करना है और बी आपने क्या काम करना है, ये पहले ही बता दिया जाएगा। इससे क्या होगी बच्चों, इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी साहब, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट कह रहा है डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, बच्चों काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो मैं आपको 2 पॉइंट बताए, पहले आपने फिक्स फैक्टर को फुल यूटिलाइज करते हो इसलिए बढ़ती है, और दूसरा बच्चों डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से, है नहीं, हमने इसको बोलता भाई आपको क्या करना है, आपको चलो बच्चों जैसे आप घर में नहीं है, ये लो भाई ये ए और ये बी है, ठीक है ना। तो एक घर में 2 बहू है, ठीक है ना, तो एक बहू आटा गूंद रही है नहीं, और आटा गूंद, और दूसरी बहू क्या कर रही है भाई, रोटी बना रही है। क्या इससे काम जल्दी नहीं होगा, इससे काम जल्दी, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, एक रोटी गूंद रही, एक आटा गूंद रहे, एक रोटी बना रहे। ऐसे ही फैक्ट्री में करना है बच्चों, आपको काम को बांट दे लेबर में, तो एक बच्चा रॉ मटेरियल तैयार कर रहा है और दूसरा उसको क्या कर रहा है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब जैसे समझ में आ गया होगी आपको, ओके, बात समझे, हाँ बात समझ में आ गई बच्चों आपको। और तीसरा बच्चों, इन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए भाई, लड़ाई होकर रोटी जल जाएगी फिर, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बेटर कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। बेटर क्या होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। क्या फायदा भाई एक दूसरे के चिमटे फेंक दे फिर, ये समझ गए। इसलिए बच्चों मैं कह रहा भाई, जैसे लेबर आएगा तो उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन बन जाएगी कि भाई ठीक है आप रॉ मटेरियल तैयार करो, हम फिनिश गुड्स तैयार कर रहे हैं, ओके। इससे बच्चे मेरी प्रोडक्शन क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। जल्दी बताओ, मैंने 3 पॉइंट कौन से बताए, पहले मैंने बताया फिक्स फैक्टर आपके फुली यूटिलाइज होंगे। नंबर 2 मैंने क्या बताया, इससे लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। जैसे लेबर की एफिशिएंसी क्यों बढ़ी, जल्दी बताओ, क्योंकि लेबर क्या काम कर रहे हैं, जल्दी बताओ बच्चों। लेबर जो होगा वो एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, कि बच्चों काम को डिवाइड कर दिया जाएगा, ओके, अमंग्स द लेबर। थर्ड वन क्या बच्चों, उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन भी होगी, बीच में क्या होगी, बेटर कोऑर्डिनेशन भी होगी। ये बच्चों 3 मैंने पॉइंट बताया, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कम के पॉइंट से बताता हूं मैं आपको। इसी का उल्टा कर दो बच्चों, इसी का उल्टा कर दो, लो भाई ये भी आ सकता है भाई, डिमिनिशिंग फिक्स फैक्टर। अब ये बताओ भाई, जो काम मेरे बच्चों मशीन कर सकती है, मशीन भी एक फिक्स फैक्टर है, क्या वही काम लेबर भी कर सकता है, द आंसर इज नो। कर तो सकता है लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब लेबर काम करेगा लेकिन मशीन के जितना नहीं करेगा, मशीन के। तो अगर आप बार बार लेबर रख भी रहे हो तो प्रोडक्शन तो हो रही है, लेकिन बच्चों जो मशीन प्रोडक्शन करती है वो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, प्रिंसिपल और कॉस्ट बिहाइंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। एज मोर एंड मोर बच्चों अगर वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करते रहोगे इसके साथ में, फिक्स फैक्टर के साथ में, लेटर गेट्स एक्सेसिवली यूटिलाइज इट्स। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन पेपर में कर लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा तो आएगा भाई, ठीक है ना। क्या 3 नंबर में तो आएगा, आएगा क्या, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन, ठीक है ना। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, मार्जिन कॉस्ट भी किस शेप बनता है, यू शेप बनता है, और एवरेज कॉस्ट भी किस शेप बनता है, यू शेप में बनता है, ओके। चलो भाई मैं आगे। अब आप जरा ध्यान से देखो बच्चों, बोर्ड पे देखो, मेरे पास क्या है, ये मार्जिनल कॉस्ट है इधर देखो, ये मेरे पास एवरेज कॉस्ट है, पीली जो रेखा निकल रही है, और जो लाल रेखा निकल रही है जल्दी बताओ कौन सी है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है। समझ गए भाई बात को। तो जब बच्चों मेरे पास एवरेज कॉस्ट फॉल हो रही है, गिर रही है ना, मेरे पास एवरेज कॉस्ट गिर रही है, तो मार्जिन कॉस्ट उससे ज्यादा गिर रही है। तो पहला रिलेशन निकल के आ गया, क्या निकल के आया, व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल तो मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। डन भाई। फिर बच्चों मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को बिलो द पॉइंट से कट करती है, तो दूसरा क्या रिलेशन निकल के आया, मार्जिनल कॉस्ट कट करती है एवरेज कॉस्ट को बिलो द पॉइंट। दूसरा आ गया आपको बच्चों। और तीसरा क्या लिखा है पेपर के अंदर, जब एवरेज कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी बच्चों आपकी, जब एवरेज कॉस्ट आपकी बढ़ेगी तो मार्जिनल कॉस्ट उससे ज्यादा बढ़ेगी, मार्जिनल कॉस्ट उससे ज्यादा बढ़ेगी। तो आप क्या लिखोगे इंग्लिश के अंदर, व्हेन एवरेज कॉस्ट क्या होगी बच्चों, राइज, मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट।
ठीक है ना। तो क्या तीन रिलेशन बताया मैंने, व्हेन एसी फॉल एमसी ग्रेटर देन एसी एंड एमसी कट एसी बिलो द पॉइंट, और थर्ड वन इज दैट व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज मार्जिन कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ओके ठीक है बच्चों, तीन रिलेशन लिख के आना और बच्चों डायग्राम जरूर बना के आना 3 नंबर में, अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ओके तो अगर आपको आगे रिलेशनशिप बताओ ए आर का एसी और एमसी का, तो देन आप बच्चों क्या बनाओगे, दोनों की मीनिंग जरूर लिख देना बच्चों। मीनिंग में क्या लिखोगे आप, एडिशनल यूनिट बनाने से एडिशनल जो खर्चा हुआ दैट इज कॉल्ड क्या बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट। व्हेन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ऑफ द गुड्स, ठीक है ना, एंड ही इंकर्ड एडिशनल एक्सपेंडिचर, दिस एडिशनल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या लिखोगे, एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा हुआ साहब, दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। तो कैसे लिखो बच्चों आप, कॉस्ट पर यूनिट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट पर यूनिट। व्हेन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ द कमोडिटी, ठीक है ना, एंड ही इंकर्ड एक्सपेंडिचर, जो भी उसको खर्चा हुआ दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। तो एक यूनिट को बनाने में जो भी खर्चा हुआ प्रोड्यूसर को दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। ठीक है भाई, अब बच्चों अगले कोई क्वेश्चन तरफ लेके चलता हूं, हमारे पास बहुत टाइम की शॉर्टेज है, चलो आगे चलते हैं। तो अब देखो जरा ध्यान से, तो फिर कॉजेस क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न की कॉजेस क्या है आपके भाई। शुरू में तो प्रोडक्शन बढ़ी है, लेकिन कम होने का कारण है भाई, मैं बच्चों एक बात बताता हूं, एक मशीन है, जैसे मशीन एक फिक्स फैक्टर है और लेबर कौन सा फैक्टर है, जल्दी बताओ, लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है। तो ये बताओ मशीन जो काम कर सकती है वो लेबर कर सकता है क्या, द आंसर इज यस, कर तो सकता है, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्या नहीं है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। सर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, जैसे बच्चों टी और कॉफी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एक दूसरे का, लेकिन मशीन और लेबर की बात करूं तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप फिक्स फैक्टर के साथ में वेरिएबल फैक्टर बढ़ा तो रहे हो, ठीक है ना, तो आपकी जो वेरिएबल फैक्टर की जो प्रोडक्शन है वो क्या आपके शुरू में बढ़ेगी, लेकिन फिर वो गिरने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है ना, तो यही बात बोल रहा हूं, अगर आप ज्यादा एक्सेसिवली यूज करोगे इट सफर, तो मशीन भाई, मशीन तो मेरे बच्चों एक ही है, आप लेबर उसके ऊपर एक लगा दिया, दो लगा दिए, तो भाई मशीन का ज्यादा इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मशीन इस तरह बच्चों क्या होगी, वेयर एंड टेयर, टूटनी फूटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो टूटनी फूटनी मशीन स्टार्ट होगी बच्चों, प्रोडक्शन तो मशीन ही कर रही है ना, इसलिए बच्चों मेरी मार्जिन प्रोडक्टिविटी क्या होगी, गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। डन। और दूसरा पॉइंट मैंने समझा दिया आपको बच्चों, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है इसका, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप क्या काम करो, मशीन की जगह पे लेबर रखते हो, लेबर काम करेगा लेकिन मशीन की जितना काम नहीं करेगा, इसलिए बच्चों दूसरा कारण ये भी है आपकी। ठीक है जी, अगली बात आओ, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर। कई बार बच्चों क्या होता है, जब डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास लेबर आते हैं, इन दोनों का एटीट्यूड अलग अलग होता है, इन दोनों की थिंकिंग अलग अलग हो सकती है, इन तीनों का बच्चों बैकग्राउंड, ये चारों का बैकग्राउंड भी अलग अलग हो सकता है, इसलिए इनके बीच में लड़ाई झगड़े के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, तो इनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो सकती। जब नहीं होगी बच्चों बेटर कोऑर्डिनेशन, तो मेरी मार्जिन प्रोडक्टिविटी गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, इसको बोल सकते हो आप पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स वेरिएबल फैक्टर। ओके बात समझ गए, तो तीन बच्चों पॉइंट पेपर में मैं कह रहा हूं पक्का पकड़ के जाना, ये तो आएगा इंक्रीजिंग रिटर्न के बताओ कॉजेस या डिमिनिशिंग रिटर्न के कॉजेस बताओ। ओके 3 नंबर जरूर करके जाना है, इसमें से एक सवाल पक्का फंसेगा पेपर के अंदर आपका। ओके चलो भाई अगला सवाल करते हैं। अब अगला क्वेश्चन कौन सा आता बच्चों 3 नंबर में, प्राइस सीलिंग तो मैंने आपको बता दिया, अब आता बच्चों प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर, तो लो भाई लिखो जरा प्राइस फ्लोर। सर प्राइस फ्लोर का मतलब क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट बच्चों इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा प्राइस कर देगी दैट इज कॉल्ड प्राइस फ्लोर। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ध्यान सुनो, जब भी गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस ज्यादा कर देगी दैट इज कॉल्ड प्राइस फ्लोर। तो सर इक्विलिब्रियम क्या होता है जल्दी बताओ, इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, ये तो आपको आना चाहिए। इक्विलिब्रियम बताओ प्राइस कहां पे होता है, सर जहां डिमांड सप्लाई के बराबर होगी, जहां डिमांड किसके बराबर होगी, सप्लाई के बराबर हो जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। ठीक है ना, अब गवर्नमेंट बच्चों क्या काम करती है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर का सामान बेचती है नहीं, तो गवर्नमेंट बोलती है ये सपोज करो 10 रुपए था प्राइस हमारे पास, तो गवर्नमेंट बच्चों क्या करती है, प्राइस को बढ़ा देती है, जब बढ़ा देती है तो इससे क्या होगा बच्चों, प्राइस क्या हो गया, पी से 10 से पी 12 हो गया, तो इससे क्या हुआ, मार्केट में डिमांड कम होगी और सप्लाई बढ़ गई। ठीक है ना, कई बार प्रोड्यूसर का सामान बिकता नहीं बच्चों, सब या प्रोड्यूसर सामान बेचना नहीं चाह रहा अपना, क्यों नहीं बेचना चाह रहा, उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, तो गवर्नमेंट यहां भी अपना रोल बहुत ज्यादा प्ले करते हैं, गवर्नमेंट प्राइस थोड़ा सा बढ़ा देती है,
जिससे क्या होगा बच्चों, सप्लाई बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? सप्लाई बढ़ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? प्राइस फ्लोर। तो पेपर में पहले मीनिंग लिख के आओगे। प्राइस फ्लोर का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हेन गवर्नमेंट फिक्स करती है प्राइस, व्हेन गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों? फिक्स करती है प्राइस, देन इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस, किसके इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव कर देती है प्राइस को, क्या बोलते हैं? प्राइस फ्लोर। ओके, ये डायग्राम बना के ना बच्चों, आपको पूरे मोटे नंबर मिल जाएंगे। अब बस यहाँ लिखेंगे हम क्वांटिटी, या क्या लिखेंगे बच्चों जल्दी बताओ? वाई एक्सिस 0 और एक्स एक्सिस, और ये क्या मेरे बच्चों यहाँ पे होगा आपका प्राइस। ये जरूर करके आना। ओके, ये भी 3 नंबर में करके जाना। ओके, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास पक्का 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 आ सकता है, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस। तो माइक्रो क्या होती है बच्चों? माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील करती है एज ए इंडिविजुअल लेवल पे, उसको बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब बड़ा। तो जब मैंने स्मॉल बोल दिया बच्चों, माइक्रो का मतलब स्मॉल हो गया, तो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। तब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है साहब? मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तो हो सकती है बच्चों इकोनॉमिक प्रॉब्लम कंजप्शन, यही प्रॉब्लम है, या और दूसरी प्रोडक्शन, कि भाई एक कंज्यूमर को कितना कंजप्शन करनी चाहिए, एक प्रोड्यूसर को कितना सामान बनाना चाहिए। ये क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे लेवल पे बच्चों, जैसे एक बंदे को क्या प्रॉब्लम है, एक कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है, एक प्रोड्यूसर को क्या प्रॉब्लम है, एक फर्म को क्या प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन दे रहा भाई? उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है, जल्दी बताओ कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन दे रहा भाई? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, आओ जरा देखते हैं। तो लो बच्चों, पढ़ दो, मीनिंग पढ़ दो बच्चों, जरा ध्यान दो। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है इकोनॉमिक रिलेशनशिप या इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिलेशन करती है, किस लेवल पे? एट एन इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक बंदे की बात करी। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों किसके ऊपर डील करती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स भी भाई आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, लेकिन पूरी इकोनॉमिक में क्या प्रॉब्लम है, तो आप लिखोगे एज ए होल, पूरी इकोनॉमिक में क्या प्रॉब्लम है, पूरी इकोनॉमिक में कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, पूरी इकोनॉमिक्स में कितनी आपकी कंजप्शन होनी चाहिए, कितनी डिमांड होनी चाहिए, कितनी सप्लाई होनी चाहिए। ये कौन करता है बच्चों? ये करती है, जल्दी बताओ। मैक्रो इकोनॉमिक्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ओके, सेंट्रल इशू क्या बच्चों यहाँ पे इशू क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक बेसिकली कंसर्न डिटरमिनेशन आउटपुट एंड प्राइस। देखो बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं भाई कितना सामान बनाना चाहिए एक इंडस्ट्री को और उसका प्राइस क्या होना चाहिए, ये मैक्रो। लेकिन मैक्रो क्या देखती है? एग्रीगेट को देखती है, एग्रीगेट टोटल आउटपुट कितना, एग्रीगेट मतलब होता है बच्चों टोटल, टोटल आउटपुट कितना होना चाहिए इकोनॉमिक के अंदर, और इसका एक जनरल प्राइस क्या होना चाहिए। जनरल का मतलब पूरे मार्केट में एक प्राइस क्या होना चाहिए। ओके, अजम्पशन छोड़ दो बच्चों। यहाँ पे सेंट्रल रोल देखो, यहाँ बच्चों गवर्नमेंट का रोल होता है, यहाँ पे मैक्रो के अंदर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है, लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट का रोल नहीं होता बच्चों, यहाँ डिमांड सप्लाई लगती है। माइक्रो का ये इतना सा पॉइंट बहुत है बच्चों, सेंटर रोल, या सेंटर माइक्रो में सेंटर रोल नहीं होता है, लेकिन मैक्रो में जब पूरी देश की बात करूंगा, पूरी इकोनॉमिक की बात करूंगा, गवर्नमेंट का रोल होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। माइक्रो इकोनॉमिक्स को बच्चों हम थ्योरी ऑफ प्राइस बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ये नाम एमसीक्यू में सकता है। माइक्रो का दूसरा नाम क्या है? थ्योरी ऑफ प्राइस, और मैक्रो का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन करके जाना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन कौन सा है मेरा? प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। तो पहली बात करते हैं, व्हाट इज प्राइस सीलिंग? व्हाट इज प्राइस सीलिंग? सर प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? सील कर देना प्राइस को। सर क्या कैसे सील कर देना, समझा नहीं आपको? तो आप जरा मैं आपको समझता हूं बच्चों, मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा होता है? सर मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस कहां होता है, जल्दी बता बच्चों? जहां मेरे पास डिमांड सप्लाई के बराबर होगी। तो मैं कह रहा जहां 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 बच्चों क्या होगा, डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाएगी, वहां पे मेरे पास इक्विलिब्रियम प्राइस निकल के आएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस? मतलब बच्चों व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस दैट प्राइस वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो लो बच्चों, यहाँ प्राइस सपोज करो 10 रुपए प्राइस है, यहाँ पे मैंने बोला सपोज करो यहाँ कितना प्राइस है? 10 रुपए प्राइस है। तो गवर्नमेंट कई बार क्या बोलती है बच्चों, प्राइस को गिर देती है, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे प्राइस कर देती है, उसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग। तो साहब ऐसा करती क्यों गवर्नमेंट? जब बच्चों प्राइस नीचे जाएगा, मैं इसको दूसरे पैसे बनाने की कोशिश करता हूं, ये लो भाई, जब प्राइस बच्चों गिरेगा, इससे क्या होगा जल्दी बताओ? प्राइस गिर गया, इससे क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी। अरे इससे क्या होगा बच्चों? यह सप्लाई था। इससे क्या बच्चों, जब प्राइस गिरता है सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट का यही मेन मोटिव है, गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट के अंदर डिमांड बढ़े साहब। कई बार किसी कॉमोडिटी की डिमांड बहुत कम हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस नीचे गिर देती है। इससे क्या होता है? मार्केट के अंदर सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज गवर्नमेंट को डिमांड बढ़ानी है।
इसको बोलते हैं बच्चों प्राइस सीलिंग। तो मीनिंग क्या लिखोगे, व्हेन गवर्नमेंट फिक्स करती है प्राइस देन इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस। जब भी गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, फिक्स करती है प्राइस, किससे, कमोडिटी के इक्विलिब्रियम प्राइस से। इक्विलिब्रियम प्राइस कहां पे देखो यार बच्चों, ई, इससे नीचे का मैंने प्राइस, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइस सीलिंग बोलते हैं। ओके, ये 3 मार्क्स में आएगा। तो पहले बच्चों इसकी मीनिंग लिखोगे, मीनिंग के बाद क्या लिखोगे, इसका ये डायग्राम बनाओगे, डायग्राम को एक्सप्लेन कर दोगे बच्चों, आपको 3/3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स में साहब क्या करना है आपने, इकोनॉमिक्स में आपने क्या करना है, डायग्राम बनाने, डायग्राम बनाने। ओके मोहब्बत ना करा दे सब्जेक्ट से, तो मेरा नाम बदल देना आप। ओके आओ जरा। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपकी वीडियो का, ठीक है ना। इस क्वेश्चन बच्चों वो जरूर करके जाना, कई बार ये सेम क्वेश्चन आपका आ जाता है पेपर के अंदर कि पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव है। हालांकि तो बच्चों है तो तुम्हारी पहली, मतलब ये क्वेश्चन आपकी पहले चैप्टर के क्वेश्चन है, लेकिन सबसे एंड में इसलिए करा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको जो मेन जो ट्रिकी क्वेश्चन थे वो सब मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए। तो अगर आपने वो कर लिया, फिर ये तो आपके सामने बच्चा क्वेश्चन है बिल्कुल ही, ठीक है ना, बिल्कुल ही फीका क्वेश्चन है भाई आपके सामने। तो बच्चों क्या करना है आपको, 3 मार्क्स के लिए करना पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। अब सर पॉजिटिव क्या होती है भाई और नॉर्मेटिव क्या होती है भाई। पॉजिटिव इकोनॉमिक डील करते हैं इकोनॉमिक इशू, सारी इकोनॉमिक इशू पे काम करती है, लेकिन ये काम करते हैं बच्चों पास्ट के ऊपर भी काम करती है, पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक इन तीनों चीज में डील करती है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक सिर्फ अपना बच्चों ओपिनियन देती है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी को जजमेंट देनी है मैंने, तो मैं क्या सजेशन दूंगा ना कि भाई ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक वही करती है बच्चे, सजेशन देती है सिर्फ ये। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डेट करते हैं व्हाट ओट टू बी, क्या होना चाहिए, शुड टू बी, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में ये चेंज होना चाहिए, प्राइस चेंज होना चाहिए, डिमांड चेंज होना चाहिए, सप्लाई चेंज होनी चाहिए बच्चों। बात समझ रहे, प्रोड्यूसर को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कंज्यूमर को ये करना चाहिए, ये कौन बता रहा है, नॉर्मेटिव बता रहा है। ओके लेकिन बच्चों मेरे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या होती है, वो सर आपको क्या कहती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक वो बताती है क्या हुआ था, क्या हो रहा है और अब क्या होगा इकोनॉमिक के अंदर। ये कौन बता रहा है बच्चों, पॉजिटिव इकोनॉमिक बता रही है। ओके फैक्ट एंड फिगर आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ, ये ट्रूथ पे काम करती है, ठीक है ना भाई। इसके बाद बच्चों नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आर नॉट वेरीफाई, यहां वेरीफाई नहीं होता, यहां तो सिर्फ सजेशन हो रही है साहब, वेरीफाई क्या करना। जैसे एग्जांपल मैंने अगर बोला भाई चाइना की पॉपुलेशन इतनी है, तो भाई वेरीफाई करके करा होगा ना मैंने। अब ये वाली इकोनॉमिक्स क्या कह रही है बच्चों, नॉर्मेटिव क्या कह रही है, ये वाली इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं कि भाई चाइना की पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए, इंडिया की इतनी होनी चाहिए, तो भी ये कोई, ये तो सिर्फ सजेशन दे रही है ना क्या होना चाहिए, लेकिन ये बता रही है पूरे फैक्ट को, ये होगा, ये हुआ था, ये हो रहा है। ये कौन बता रही है बच्चों, पॉजिटिव बता रही है। और ये क्या दे रही है, सिर्फ जैसे बूढ़े लोग सजेशन देते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये बूढ़े लोग सजेशन दे रहे हैं। ओके यहां तुम यंग और तुम बताते हो ये होगा, ये हुआ है मेरे साथ में। बात समझ गए ना भाई, ठीक है ना। इसलिए बच्चों यहां जजमेंट में ये काम आती है, जब कोई सजेशन देता है बच्चों, वहां जजमेंट में उसका काम देखते हैं कि हाँ जजमेंट, जब भी मुझे कोई किसी चीज को जज करना हो, तो मैं क्या देखता हूं, सजेशन देखता हूं कि कौन से बंदे क्या बोल रहे हैं। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक की सजेशन सही हम क्या करते हैं, जजमेंट इन्वॉल्व, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इन्वॉल्व करते हैं वैल्यू ऑफ जजमेंट। बात समझ गए, लेकिन यहाँ कोई जजमेंट की बात नहीं, यहाँ तो फैक्टर फिगर में बात होगी, सिर्फ आंसर निकाल रहे। ओके बात समझ गए बच्चों। अब उसने बोला भाई, मैंने बोला चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है इंडिया से, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो मैंने क्या बोला भाई, पॉजिटिव इकोनॉमिक सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, क्योंकि आप सीधा आंसर बता रहे हो साहब, वेरीफाई नहीं कर रहे। लेकिन नॉर्मेटिव गलत नहीं हो सकती भाई, क्योंकि सजेशन दे रही है, क्या दे रही है भाई, सिर्फ सजेशन आ रही है। ओके तो इसके अंदर बच्चों आप ये भी कर लेना। ओके 3 मार्क्स में करके जाना बच्चों। होप सो बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ओके मैं पढ़ाने आया आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मैं ऐसे ऐसे आपको 6 मार्क्स के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कराऊंगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आओ देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो एग्जामिनर बार बार पूछता है बच्चों, चैप्टर नंबर 2 से आई थिंक ये। इसका नाम बच्चों क्या, पीपीसी कर्व। सबसे बच्चों पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या होता है समझो बच्चों, एक प्रोड्यूसर है जिसके पास क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या उसके पास, लिमिटेड है। चलो रिसोर्सेज को मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज उसके पास क्या है, 10,000 रुपए उसके पास एक रिसोर्सेज है। तो बच्चों इस 10,000 से वो कोई 2 गुड्स बनाएगा, या तो गुड्स ए बनाएगा या गुड्स बी बनाएगा। तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकता हूं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब होता है बच्चों,
ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन, बच्चों देखो ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद गिवन रिसोर्सेज। बच्चे रिसोर्सेज मेरे पास कितने हैं, 10,000 है, इसको बोल देते हैं विद गिवन रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो मीनिंग क्या होगी बच्चों, देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व विच शोज ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, ऑल्टर प्रोडक्शन कितने गुड्स की, टू गुड्स की, विद गिवन रिसोर्सेज। देखो बच्चे ये रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज जो होंगे प्रोड्यूसर फुल्ली यूटिलाइज करेगा, फुल्ली यूटिलाइज करेगा, ठीक है सब। अब ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या बच्चों, अगर इसको प्रोडक्शन ए की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मेरे बच्चों बी की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, इसी को तो बोलते हैं ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, है नहीं। तो पहले मीनिंग अच्छी तरह याद करो, एग्जामिनर जो आपका शुरू में चेक करता है वो आपकी बच्चों सबसे पहले मीनिंग को चेक करता है। मीनिंग गलत लिख रहा है मेरे बच्चों आपने, ठीक है ना। आओ जरा देखते हैं आपकी बुक क्या कह रही है, ठीक है जी सर बुक से करा दो आप जरा। तो ये लो भाई, आपने भी क्या मांगा, मैं आपके लिए वही लेके आऊं जो आपके पास किताब है, ठीक है ना, इधर उधर से नोट्स खरीदने की लोड़ नहीं है आपको बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल ये देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। लो मेरे बच्चों तुम्हारे लिए दो गुड्स की प्रोडक्शन करनी है विद गिवन रिसोर्सेज से, आहा मजे आ गए बच्चों के। और टेक्नोलॉजी भी आपकी क्या रहनी चाहिए मेरे बच्चों, सेम ही रहनी चाहिए, ठीक है ना, कोई जल्दी नहीं, आराम आराम से पढ़ो, ओके। हाँ सर ठीक है। तो लो भाई, सर इसका कोई और नाम बताओ ना। मगर लो मेरे बच्चे तुमने भी क्या मांगा, प्रोडक्शन बाउंड्री बोल सकते हैं इसको, प्रोडक्शन फ्रंटायर बोल सकते हैं इसको, और बताओ भाई, और बताओ बच्चों, और कोई नाम आएगा पेपर, इसको मेरे बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं। देख लेना बच्चों, एग्जामिनर खेल जाएगा कई बार आपके साथ में, आप बोलना ऐसे कैसे, वही क्वेश्चन है। और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना भाई। तो बच्चों मैंने इतने सारे नाम बता दिए, और अच्छी बात तो ये आपके पास ये नोट्स अवेलेबल भी है नहीं, अपनी किताब से पढ़ना आप, ठीक है ना। ये लो जरा ध्यान दो। आओ बच्चों टेबल भी कराता हूं मैं आपको, जरा देखो बोर्ड के ऊपर, ये लो भाई। टेबल क्या बच्चों, मैंने अभी क्या बताया आपको, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। तो लो भाई, एक ऑल्टरनेटिव मैंने एक वीट ले लिया और एक मैंने क्लोथ ले लिया, ठीक है ना भाई। अगर सारा रिसोर्सेज मेरे बच्चों मैं वीट बनाने में यूज कर लूंगा तो क्लोथ में कुछ नहीं बना पाऊंगा, बात समझ गया आप, हाँ सर। अगर सर कॉम्बिनेशन भी देखता हूँ सारी का सारा बच्चों, मैंने पैसा कहाँ लगा दिया भाई, वीट पे लगा दिया, तो बच्चों कम लगाया, थोड़ा सा रिसोर्सेज यहाँ कम यूज करे तो मैंने क्लोथ की प्रोडक्शन बढ़ा दी, बात समझ रहे। मेरा एग्जाम्पल सोचो बच्चों, मेरे पास 10,000 थे तो मैंने वीट की प्रोडक्शन थोड़ी सी कम कर दी, क्लोथ की प्रोडक्शन बढ़ा दी, यही तो कह रहा है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम, ओके। उसके बाद बच्चों वीट मैंने और कम कर दिया, वीट मैंने और कम कर दिया, तो बच्चों क्लोथ की मैंने प्रोडक्शन बढ़ा दी बढ़ा दी बढ़ा दी। जब मैंने वीट को देखा, जब मैंने वीट की प्रोडक्शन फिर जीरो कर दी तो क्लोथ की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कर दी मैंने, ओके। बात समझ में है आपको, इसको बोलते हैं भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, जो टेबल के थ्रू मैं आपको बच्चों क्या कर रहा हूं, प्रेजेंट कर रहा हूं। आओ जरा देखते हैं। अब सर यहाँ एक टॉपिक और निकल के आया भाई, बताओ सर कौन सा टॉपिक निकल के आया, सर यहाँ निकल के एक टॉपिक बताओ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये भी टॉपिक निकल के आ गया यहाँ से। सर कैसे, मैंने ये बोला भाई, जरा देखो बोर्ड के ऊपर बच्चों, वीट की प्रोडक्शन कम हो रही है, कितनी कम हुई भाई यहाँ पे, जल्दी बताओ सर, ये 10 रुपए का भाई, इसका डिफरेंस बताओ बच्चों, 100 में से 90 के कितने हुए, 10, और फिर बच्चों 90 में 70 के कितने बचे, 20, ठीक है ना। और बच्चों 70 में 40 के कितने बचे, जल्दी बताओ, 30। और बच्चों जल्दी बताओ, 40 में से जीरो कितने बचे बताओ, 40 में जीरो का सर 40 ही बचे, ओके 40। इसका मतलब ये निकल के आ गया, जो मेरी प्रोडक्शन गिर रही है, किसकी गिर रही है, वीट की प्रोडक्शन गिर रही है मेरे बच्चों, वो कैसे गिर रही है, वो बढ़ते क्रम में गिर रही है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीजिंग रिटर्न। इसीलिए बच्चों जो आपका पीपीसी कर्व बनेगा वो कनकेव बनेगा, कैसे बनेगा, कनकेव। एग्जामिनर ने पूछ लिया वाई पीपीसी का कनकेव, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट की वजह से बच्चों कनकेव होगा। मैंने क्या बोला, अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया वाई पीपीसी का कनकेव, तो आप बोलना मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट की वजह से, बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है मेरे बच्चों। तो बताओ जल्दी बताओ क्या बनेगा आपका, कनकेव बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। मीनिंग समझ में आ गई बच्चों, टेबल समझ में आ गया आपको, डायग्राम बना लेना, ठीक है ना। और एक अंदर की बात बता रहा, बताना मत किसी को भी। इधर देखो बच्चों, पहले ना आप कनके बनाए लेना, बाद में बच्चों ऐसे ऐसे लाइन मार देना, ठीक है ना, ये लो ये लो, ठीक है ना, यहां नंबरिंग डाल देना बच्चों, तो आपका ना ऑटोमेटिक शेप बन जाएगी, है नी। क्या नहीं करना जल्दी बताओ, क्या नहीं करना, ये लो, ये ऐसे, यानी फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे करने के बाद मेरे बच्चे जुड़ेगा नहीं वो आपसे, टेढ़ा मेंगा हो जाएगा फिर वो आपसे,
बात समझ गए? आपको स्मार्टली करना है, नहीं पहले कनकेव बना के फिर आप बना देना, ठीक है जी। डायग्राम तो मैंने आपको बता दिया, देखो डायग्राम ये बनेगा इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का आपका। इसका देख लो कितने सारे नाम है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ये बना रखा बच्चों आपका 100 पे, नहीं 0 पे। यहाँ प्रोडक्शन क्लोथ की कितनी है जल्दी बताओ। यहाँ पे सर क्लोथ की प्रोडक्शन 0 है, तो वीट कितनी आ गई आपकी 100 आ गई, नहीं बात समझ गए। फिर यहाँ आपकी क्लोथ वीट कितनी प्रोडक्शन 90, यहाँ पे 90, देन क्लोथ कितनी 1। वीट की कितनी बच्ची यहाँ पे 20 कितनी भाई 90 है वीट है यहाँ पे, और क्लोथ कितना यहाँ पे 1 है, ओके। देन ये बच्चों आपका डायग्राम आ गया डन। तो आपको क्या काम करना, पहले स्मार्टली ना आपको ऐसे करके ना, ऐसे करके पहले कनकेव बना देना है। फिर बच्चों ऐसे करके एक, इसके करके दो, फिर बच्चों कितना जल्दी बताओ 3 है नहीं। फिर कितना कितना लिखना आपने यहाँ पे 90, फिर कितना लिखना है बच्चों आपको 70, फिर कितना लिखना आपको 70 के बाद 40, ठीक है ना। फिर अपने 1 2 3 और 4। बात तो मेरे बच्चों अभी वही रही, ये लो, ठीक है ना। आपका कनकेव भी बन गया, बात समझ गए ना। ऐसे पेपर में स्मार्टली वर्क करना आपको, ठीक है सर। अब आगे चलो बच्चों, मैं ये बोल रहा हूँ हमारी इकोनॉमिक्स चलती है ना अजम्पशन बेस पे चलती है। हमने बोला हम किसी 2 गुड्स की प्रोडक्शन करेंगे ना, तो 3 की भी तो कर सकते हैं, 4 की भी तो कर सकते हैं। माइक्रो पढ़ा रहा हूँ आपको, छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ अभी। तो आपको मेरी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मेरी इकोनॉमिक्स से अजम्पशन बेस पे चलती है। ये नहीं होता कि आपको ये पूरा पूरा एग्जैक्टली आपको मैं बता दूंगा कि ऐसा ही होगा, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता भाई। कोई भी इकोनॉमिक्स पकड़ के ले गया कोई भी बंदा नहीं बता सकता हमारी इकोनॉमिक में क्या होने वाला है। तो हमारी इकोनॉमिक चलती है बच्चों अजम्पशन बेस पे। किस पे चलती है भाई? अजम्पशन बेस पे। तो बच्चों इसकी भी कुछ ना कुछ अजम्पशन होगी। हाँ हाँ सर इसकी अजम्पशन बता दो। तो ये लो भाई अजम्पशन, ये मेरे बच्चों ध्यान दो जरा बोर्ड के ऊपर। मैंने बोला हम किसी 2 गुड्स की अल्टरनेटिव प्रोडक्शन करेंगे। तो बच्चों अल्टरनेटिव प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज तो होने चाहिए ना आपके पास, रोकड़ा भी तो होना चाहिए। तो पहली बात बोला बच्चों आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, रिसोर्सेज आर गिवन। और साहब रिसोर्सेज को यहां वहां यूज मत करना आप, रिसोर्सेज को फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना आप। और जो आपकी प्रोडक्शन की टेक्निक है बच्चों, जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज करें उसी टेक्नोलॉजी को रखोगे आप टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करोगे, ठीक है ना। जैसे बच्चों हमारे पास पहले का, जैसे मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे पास पहले छोटे कंप्यूटर हुआ करते थे, नई टेक्नोलॉजी की वजह से नए लैपटॉप आ गए, फिर और अपडेट हुए, अपग्रेड होते रहे। उसने बोला आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज करो ना प्रोडक्शन करने के लिए वही टेक्नोलॉजी। तो देख लो बच्चों मेरे पास एक ट्रैक्टर है, जो ट्रैक्टर में यूज कर रहा वही ट्रैक्टर यूज करूंगा मैं, यानी कि अपग्रेड कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। अजम्पशन बेस लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो लो बच्चों 3 अजम्पशन। अब सर मैं आप ये बता दो पेपर में कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले मीनिंग, आओ जरा बोर्ड के ऊपर, मीनिंग लिखोगे आप, है नी। फिर बच्चे फिर क्या करेंगे, हम अजम्पशन लिखेंगे। लो मेरे भाई अजम्पशन भी डाल डाल। इसके बाद बच्चों क्या लिखोगे आप, इसके बाद लिखोगे बच्चों क्या आप टेबल, सुंदर सुंदर टेबल बनाओगे बच्चों। फिर क्या बनाओगे आप डायग्राम, है नी। मीनिंग मैंने आपको बता दी, पीपीसी का अल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स, ठीक है ना। अजम्पशन क्या रहेगा, रिसोर्सेज आर गिवन, गिवन रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज। टेबल बच्चों मैंने बना दिया आपका, एक वीट ले लें, एक मैंने क्लोथ ले लिया आपके लिए। डायग्राम बच्चों आपके खून में बस ही गया होगा, कनकेव बनेगा इसका, ओके ठीक है बच्चों। आओ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी पीपीसी करा अच्छी तरह करके जाना, क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर के अंदर। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है वो कौन सा है भाई आपका। तो बच्चों अब ये क्या है भाई, ये भी एक लॉ है। इस लॉ का मतलब समझ लो आप, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का मतलब ये होता है, अगर कोई कंज्यूमर बच्चों बार बार एक ही कॉमोडिटी को कंज्यूम करेगा, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है बच्चों, टोटल की बात नहीं कर रहा, मार्जिन की बात कर रहा, जो मार्जिनल यूटिलिटी है बच्चों वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव। तो आओ जरा मीनिंग और मैं आपको अच्छी तरह बताता हूं। जैसे बच्चों आपने क्या काम करा, आप किसी ना किसके पास गए, मोमोज वाले के पास गए बच्चों आप। तो आपने पहला मोमोज खाया तो आपको सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी ना, इसी सेटिस्फैक्शन क्या बोलते हैं, यूटिलिटी, ठीक है ना। फिर जब आप अगला बच्चे मोमोज खाओगे तो आपको जो यूटिलिटी मिलेगी पहले के मुकाबले में, जो मार्जिन होगा वो गिरना स्टार्ट होएगा। फिर तीसरे में और कम मिलेगा मार्जिन, चौथे में और कम मिलेगा मार्जिन, पांचवें में और कम मिलेगा बच्चों, छठे में आगे बोलोगे ना भैया ना अब और नहीं खाना है, पेट भर गया आपका, क्योंकि मार्जिन बच्चों जीरो हो गया आपका। और सर फिर लेकिन आपने फिर भी, आपके दोस्त वगैरह ने फिर बोला नहीं 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 खाओ खाओ, और आपने खा लिया, तो आप उल्टी भी मार सकते हो। इसका मतलब बच्चों मार्जिन नेगेटिव भी जा सकता है, आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी और खाया में निकल जाएगा आपका। बात ये ना, यही बोलते हैं मेरा लॉ बच्चों।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब एक कंज्यूमर बार बार एक ही कमोडिटी को बार बार कंज्यूम करेगा तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी बच्चों, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है भाई, चलो आगे। अपनी किताब से रीड करना साहब, कोई आपको बाहर जाने की लोड़ नहीं है, ठीक है ना। कोई नोट्स में इसके ले लो, बड़ी अच्छी किताब है आपकी बच्चों ये, ठीक है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या बोलता है, एज मोर एंड मोर, जैसे मोर एंड मोर, एक जैसी मतलब स्टैंडर्ड मतलब एक जैसी, एक जैसी, मोर एंड मोर एक जैसी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी को अगर आप कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करोगे तो बच्चों टोटल की बात नहीं हुई यहाँ पे, यहां बात है मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम एडिशनल पे अंडरलाइन कर लेना पेपर के अंदर। मार्जिन यूटिलिटी अगली यूनिट से, मैंने बोला अगली यूनिट से, मार्जिन यूनिट ड्राइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन, वो गिरनी स्टार्ट हो जाएगी मेरे बच्चों आप। ओके, और इट कैन बी जीरो और इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव। मेरा एग्जांपल याद रखना बच्चों, बार बार अगर आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाली आपकी मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी, जल्दी बताओ, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। आओ जरा मैं आपको इसी चीज को टेबल से भी समझा देता हूं। आपने पहला भाई मोमोज खाया तो आपको सेटिस्फैक्शन मिली 15, टोटल यूटिलिटी आपको 15 मिली, तो मार्जिन भी कितनी मिली भाई, 15 ही मिलेगी आपको। ओके, जैसे भाई आपने दूसरा गोलगप्पा क्या बताओ, गोलगप्पा याद आ रही, मोमोज की बात हो रही है यहाँ पे, दूसरा आपने मोमोज कंज्यूम किया, टोटल तो बढ़ा, लेकिन बच्चों इनका डिफरेंस देखो, इन दोनों डिफरेंस देखो, इन दोनों डिफरेंस कितना हुआ, 13। इसी मार्जिन बच्चों मैं कह रहा हूं एडिशनल यूनिट, एडिशनल मतलब होता अगली, एडिशनल मतलब अगली, अगली यूनिट कंज्यूम करने से जो भी आपको एडिशनल यूटिलिटी मिली, एडिशनल कितनी मिली बच्चे से बताओ, 13, इसी को मार्जिन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। रट्टा नहीं मारना आपने बिल्कुल भी, यानी फिर मैंने बोला फिर अगली, अगली मतलब एडिशनल, थर्ड यूनिट कंज्यूम करी तो 2 और 3 के बीच में बच्चों कितना डिफरेंस है बताओ इन दोनों के बीच में, सर यह है 12, ये इसी एडिशनल को क्या बोलते हैं हम, मार्जिनल यूटिलिटी। तो डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, याद करो, marginal utility states that as more and more standard unit of commodity consumed by the consumer, marginal utility derived from additional unit, बच्चों में क्या हो रहा है, derived from additional unit must go decline, याद करो बच्चों, must go डिक्लाइन। इसका मतलब क्या होगा, अगर एक कंज्यूमर बार बार एक ही कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो जो बच्चों अगली यूनिट से जो उसको यूटिलिटी मिलेगी वो क्या होने वाली होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। डिक्रीज बोल लो बच्चों, डिक्लाइन बोल लो, एक ही बात है। इट कैन बी जीरो, वो जीरो भी हो सकती है, और इट मे बी नेगेटिव मेरे बच्चों, वो नेगेटिव भी हो सकती है। सर हम इसको ट्राई करेंगे, ट्राई करना बच्चों इस लॉ को, आप तो इस लॉ को अपने जीवन के अंदर रोज रोज ट्राई करते हो, ठीक है ना। ये तो हम आपको आज बता रहे हैं, हाँ सर हम तो बता रहे हैं, हम खाना भी खाते हैं तो रोटी के हिसाब से देखते हैं हम कितने हमने चपाती खाई, कितने हमने चाटे की बात है, चपाती की बात कर रहा हूँ मैं, बात समझ गए, हाँ लो भाई, तो बात समझ आ गई जी सर, बात तो समझ में आ गई। जल्दी बताओ बच्चों, सबसे पहले क्या करो पेपर के अंदर, सर पेपर के अंदर सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, मीनिंग। ये लो भाई, मीनिंग होगी भाई, अजम्पशन देखते हैं भाई। चलो उस हमारे जो एग्जांपल में लिया गया वो टी, कप ऑफ टी लिया गया बच्चों, नहीं अगर आप पहला कप ऑफ टी पिया आपने तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, फिर दूसरा कप पिया, फिर तीसरा कप पिया, तो उसने एक बात ये बोली जरा आपके जैसे, कह रहा स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए आपके कप की, ये नहीं कि पहले एक बार आपने कप से चाय पी ली, दूसरी बार आपने चम्मच से पी ली, ऐसा नहीं होगा। जो आपकी यूनिट होगा वो, जो आपकी यूनिट होगी उसकी यूनिट का साइज क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा, क्या होगा भाई, स्टैंडर्ड होगा। तो लो भाई, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम, ठीक है ना भाई, कंजप्शन क्वांटिटी कॉन्टिन्यूसली बच्चों, और आप कॉन्टिन्यूसली करो, ऐसा नहीं कि आपने अभी सुबह खाया एक मोमोज, फिर शाम को खाया एक मोमोज, फिर उससे अगले दिन खाया एक मोमोज, और आप कहोगे फिर तो सर हमारी सेटिस्फैक्शन बढ़ी जा रही है। अरे बच्चों आपने खाना है लेकिन कॉन्टिन्यूसली खाना है, ये नहीं कि आपने एक सुबह खाया एक शाम को, फिर एक दोपहर को, फिर एक कल, फिर परसों, ऐसा नहीं खाना आपने, कॉन्टिन्यूसली खाना है, उसी टाइम कंज्यूम करना है। तो लो भाई दूसरे जंक्शन क्या होगी मेरे पास, कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करना है, ये नहीं कि भाई हाँ 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 क्या आज हमने आज खा लिया, कल को हम कल को खाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं करोगे आप, ठीक है ना बच्चों। तो ये भी आपका 6 नंबर का आ सकता है, कैसे लिखना जल्दी बताओ। सबसे पहले मीनिंग, उसके बाद बताओ भाई, सर उसके बाद होती है अजम्पशन, हाँ उसके बाद क्या जल्दी बताओ बच्चों, उसके बाद बनाओगे इसका आप टेबल, इसके बाद बनाओगे आप इसका डायग्राम, ठीक है भाई। तो बच्चों इसी सीक्वेंस में अगर करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, वैसे तो आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन सीक्वेंस यही रहे तो ज्यादा बेटर रहेगी। मीनिंग के बाद अजम्पशन लिखो,
जरूरी नहीं टेबल और बाय अजम्पशन बाद में लिख सकते हो आप, लेकिन बच्चों सीक्वेंस अगर ये फॉलो करोगे तो एग्जामिनर पे ज्यादा अच्छा फर्क पड़ता है। ओके, आपका पेपर ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा और बच्चों के मुकाबले में। बात समझ में आपको? तो मीनिंग आपको पता लगेगी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग की, अजम्पशन पता लगेगी, अजम्पशन क्या होगी, कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट को रखेंगे हम। बात समझ गए? इसके बाद टेबल, मैंने आपको टेबल नहीं बताया सर, मैंने इसका आपका उसका टेबल में देख, आप टोटल को मत बीच में लेके आना, बस आपसे मतलब टोटल तो बच्चों समझाने के लिए समझाया था मैंने कि टोटल से ही मार्जिन निकलता है। टोटल से क्या निकलता है, आप पेपर में जो डायग्राम टेबल बना के आओगे, एक कम्युनिटी में 10, फिर आपको दूसरी में 5, फिर तीसरी में 0, फिर आप चौथे में नेगेटिव, और पांचवें में आपका फिर नेगेटिव हो गया। ओके डन, ये वाली बात। तो ये आपका नॉर्मल सा टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। इतना टाइम है नहीं बच्चों आपके पास, जल्दी जल्दी आप इसको रिवाइज करना घर के ऊपर, पेपर आपके सर पे है, ठीक है ना, और आपको अच्छे मार्क्स भी चाहिए। ओके, फ्री हैंड से बच्चों आप डायग्राम बना के आओगे पेपर के अंदर, नॉर्मल सा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर टच लाइन बच्चों यहाँ पे होगी तो इसका मतलब ये 0 वाली लाइन होती है। अगर बच्चों लाइन इस वाली लाइन से लाइन नीचे निकल गई तो ये नेगेटिव वाली लाइन होती है। ओके, तो हमारा क्या बन गया, एम यू। और बच्चों याद से ध्यान से नीचे क्या लिखना आपने, कॉमोडिटी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी, और नीचे क्या लिखना बच्चों यहाँ पे, कंजप्शन ऑफ गुड्स, कंजप्शन ऑफ गुड्स, कंजप्शन ऑफ गुड्स। बात समझ गए? और ये वाई एक्सिस और ये 0 और ये एक्स एक्सिस। होप सो आपको बच्चों समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन भी। ओके, तो पेपर के अंदर ये भी आ सकता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाली बात। ओके, अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जैसे आपको पता मैं कराऊंगा इनडिफरेंस कर्व। जब हम मार्जिनल यूटिलिटी कर चुके हैं तो इंटरेस्ट इनडिफरेंस कर्व क्यों, थोड़ी सी हिंट दूंगा आपको, फिर अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। ओके, दो क्वेश्चन है आपके, एक तो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा आपका आईसी कर्व। गाइस जरा बोर्ड पे देखो यार, ध्यान से देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसके अंदर हम यूटिलिटी को जो मेजर करते हैं वो किसमें करते हैं भाई, कार्डिनल नंबर में। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये कार्डिनल नंबर है बच्चों। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में जो यूटिलिटी को मेजर करते हैं वो कार्डिनल नंबर में करते हैं। लेकिन साहब इन डिफरेंस में जो हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे बच्चों वो ऑर्डिनल नंबर में करेंगे। जैसे रैंक देंगे बच्चों, रैंक नंबर, इस यहाँ पे हम ना यूटिलिटी जो देते हैं किस गुड से कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो कार्डिनल नंबर में नहीं, वो ऑर्डिनल नंबर में देंगे। सर ऑर्डिनल क्या है? अरे ऑर्डिनल का मतलब होता है बच्चों रैंक देना, कि किस कम्युनिटी से रैंक 1 मिला मुझे, कौन सी कम्युनिटी से मुझे रैंक 2 मिला, और कौन सी कम्युनिटी से मुझे रैंक 3 मिला। तो ये हम रैंक देते हैं बच्चों, किस कम्युनिटी का रैंक नंबर 1 है, किस कम्युनिटी का रैंक नंबर 2 है, किस कम्युनिटी का रैंक नंबर 3 है। मिल तो यहाँ भी बच्ची यूटिलिटी मिली, यहाँ बोला किसने बच्चों, मार्शल जी ने बोला। ये जो डेफिनेशन थी ये मार्शल जी की थी, और ये हिक की डेफिनेशन है बच्चों। बात समझ गए? हिक ने जो यूटिलिटी को मेजर करा है वो कार्डिनल, वो ऑर्डिनल नंबर में करा है, और मार्शल जी ने जो बच्चों करा है, जल्दी बताओ, यूटिलिटी को जो मेजर किया गया है यहाँ किया गया भाई कार्डिनल नंबर में, या ऑर्डिनल और यहाँ पे कार्डिनल। अब बच्चों इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है मैं आपको अब ये समझाने वाला हूं, आओ जरा देखो बोर्ड के ऊपर। इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व, ऐसा कर्व, अब बच्चों जब आप रैंक दोगे तो कम से कम 2 गुड्स तो होने चाहिए ना, गुड्स 1 में कितना रैंक, गुड्स 2 में कितना रैंक। तो जो यूटिलिटी हमने पिछले वाले चैप्टर अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में जो आपको कराया, वहां पर जो आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कराया मैंने, वहां एक गुड्स ली थी बच्चों, याद रखो मैंने एक ही हुआ था, एक कम्युनिटी को बार बार कंज्यूम करोगे, ऐसा नहीं बोला बच्चों। आईसी में, आईसी के अंदर आएंगे 2 गुड्स, कितने गुड्स आएंगे भाई, 2 गुड्स, और वहां से क्या देना है मुझे, वहां से मुझे रैंक देना है भाई, कौन सी कम्युनिटी ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, ठीक है ना बच्चों। तो एक कॉम्बिनेशन बनाऊंगा यहाँ पे। तो इंडिफरेंस कर्व की क्या मीनिंग होती है, इधर देखो बच्चों, indifference curve is a curve which shows different combination of two goods, different combination of two goods which provide same level of satisfaction to the consumer। ये बच्चों आपको आईसी की मीनिंग लिख के आनी है। ओके, आओ मैं आपकी बुक से भी रीड करवा देता हूं। वो कह रहा है कि यहां से देखो ये लो, इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, 2 कॉमोडिटी, जैसे एप्पल और ऑरेंज, ठीक है ना, ऑफरिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। बात समझ गए बच्चों? तो इंडिफरेंस कर्व के अंदर कितनी कॉम्बिनेटर लिखे होगे पेपर के अंदर, 2, लेकिन मेरे बच्चों का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन लिखोगे आप 1, याद रखना इस बात को। ओके, अगर इतना डीपली वैसे आता नहीं बच्चों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन किसने बोला, मार्शल जी ने। और बच्चों जल्दी बताओ इंडिफरेंस कर्व किसके फेवर में लिखते हैं बच्चों, हिक के फेवर में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन को हम कैसे कैसे मेजर करते हैं, कार्डिनल नंबर में,
और आईसीयू किस में मेजर करते हैं हम? ऑर्डिनल नंबर में। ओके, बात समझ में आ गई आपको? यहाँ क्योंकि हम रैंक देते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों आपको मीनिंग समझ में आ गई? जी सर, मीनिंग समझ में आ गई आपको। ओके, इसके बाद हम जाएंगे इसके टेबल के अंदर। तो ये है आपका, आओ जरा देखते हैं, ये है आपका टेबल। टेबल के थ्रू समझाने की मैं आपको कुछ कोशिश करता हूँ। आओ जरा देखते हैं। कॉम्बिनेशन बच्ची, कॉम्बिनेशन हमारे पास ए है, जहां पे हम कितना एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं? 1 एप्पल। और यहाँ कंज्यूम क्या कर रहे हैं आपका? 10 ऑरेंजेस। तो ये कॉम्बिनेशन मान बच्चों, देखो ज्यादा कॉम्पिटेटिव। अच्छा, कौन सी कॉम्पिटेटिव बच्चे ज्यादा बता सेटिस्फैक्शन दे रही है? आप बताओ। हाँ भाई, आप बताओ, कौन सी कॉम्पिटेटिव ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही कंज्यूमर को, एप्पल या ऑरेंज? रैंक दो, रैंक दो। ये आईसी वाला कब बना है? वो किस लिए बना है? रैंक के लिए तो बना है। तो बच्चे मैं तो रैंक किसका दूंगा? मैं तो रैंक इसका दूंगा ना, रैंक नंबर 1, क्योंकि ज्यादा तो ऑरेंज कंज्यूम कर रहा है नहीं। बात समझ गए? और कॉम्बिनेशन बी क्या है? यहाँ एप्पल की कॉम्पिटेटिव की आप 2 कर रहे हैं, यहाँ कितने? रैंक 2 इसको ही दूंगा भाई। बात समझ गए भाई? ओके, तो बच्चे यही लो आपका, ठीक है ना। यहाँ हम रैंक दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम यहाँ पे? रैंक दे रहे हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ पे रैंक बच्चे क्या आ गया आपका? 3 आ गया, 4 पे 4। चलो रैंक चौथे देता हूँ मैं आपको। बात समझे? समझे क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? इंडिफरेंस का क्या शो कर रहा है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब बच्चों कॉम्बिनेशन ये भी बनी, अब किसी को ये कॉम्बिनेशन पसंद है, किसी कंज्यूमर को ये कॉम्बिनेशन पसंद है, किसी कंज्यूमर को ये कॉम्बिनेशन पसंद है, किसी कंज्यूमर को ये कॉम्बिनेशन पसंद है। अलग अलग कॉम्बिनेशन पसंद होगी भाई। यहां से बच्चे टॉपिक और निकल के आया, जल्दी बताओ कौन सा टॉपिक निकल के आया? सर यहाँ से निकल के आया हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। आओ मार्जिन निकालते हैं। यहाँ तो कोई मार्जिन नहीं बच्चे, है कितना मार्जिन? 3 का है, कितना मार्जिन? 2 का है, कितना मार्जिन? 1 का। इसका मतलब क्या हुआ? बोर्ड पे देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है वो डिमिनिशिंग जा रहा है, मतलब डाउन जा रहा है। इसीलिए बच्चे इसका जो मेरे पास डायग्राम बनेगा वो बनेगा कन्वेक्स, ऐसे बनेगा आईसी का। पेपर में है ना कि वाई मार्जिनल, वाई आईसी कर्व कन्वेक्स बच्चों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट की वजह से जो मार्जिन है वो डिक्रीजिंग रिटर्न में जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो आपने बच्चों मीनिंग कर ली। मीनिंग में क्या पढ़ा आपने? मीनिंग पढ़ा डिफरेंस का विज कर्व विच शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ये ऐसे कॉम्बिनेशन बच्चों, यहाँ देखो, किसी कंज्यूमर को ये कॉम्बिनेशन पसंद होगी, किसी को कंज्यूमर को ये कॉम्बिनेशन पसंद होगी, किसी को ये कॉम्बिनेशन पसंद होगी, किसी को ये कॉम्बिनेशन पसंद होगी। तो अगर आप इंडिविजुअल रैंक देना चाहते हो इंडिविजुअल रैंक दे दो, नहीं तो यहां से रैंक दे दो भाई, ठीक है ना। अब कोई कंज्यूमर बोला भाई मुझे तो ये पसंद है, मैं रैंक नंबर 1 दे रहा है इसको, रैंक नंबर 2 दे रहा है इसको, 3 दे रहा हूँ इसको, 4 दे रहा हूँ। बात समझ गई? तो अलग अलग कंज्यूमर की अलग अलग प्रेफरेंस होती है, इसे तो बोलते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है ना। अलग अलग कंज्यूमर की अलग अलग प्रेफरेंस होती है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों देखो आईसी कर्व की कुछ अजम्पशन ले लो। अजम्पशन मतलब ये हो कि कंज्यूमर की जो इनकम वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कंज्यूमर ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा कॉमोडिटी पे खर्च करेगा। तो उसने क्या बोला? पहले अजम्पशन आपकी का कंज्यूमर की इनकम क्या रहेगी? वो सेम ही रहेगी। कंज्यूमर स्पेंड करेगा अपनी इनकम विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। और जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम किसी 2 गुड्स पे खर्च करेगा। 2 गुड मतलब एप्पल ऑरेंज, तो एप्पल ऑरेंज का क्या बच्चों? सब्स्टिट्यूट है। या टी और कॉफी क्या बच्चों? सब्स्टिट्यूट है। तो कंज्यूमर किसी 2 गुड्स पे खर्च करेगा जो क्या होगी? एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट होगी बच्चों। ओके, बात समझ में आ गई आपको? तो दूसरी जंक्शन मैंने ले लिया आपकी। तीसरी देखो, तीसरी में बच्चों जरा ध्यान ध्यान दो बोर्ड के ऊपर। कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर 2 गुड्स वेल डिफाइंड। इसका मतलब कंज्यूमर किसी 2 गुड्स पे खर्च कर रहा है तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। कौन सी वाली 2? तो पहले जंक्शन याद करो, कंज्यूमर की इनकम सेम रहेगी। दूसरे जंक्शन याद करो, जल्दी से क्या? दूसरे जंक्शन मेरे पास वो सब्स्टिट्यूट गुड्स पे खर्च करेगा। तीसरे जंक्शन क्या बच्चों? जो 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स होगी वो वेल डिफाइंड होगी। ओके, इसके बाद बच्चों आप ये भी याद कर सकते हो क्या कि भाई हमेशा, अच्छा एक बात याद रखना, लॉ ये कह रहा है ज्यादा कॉम्पिटेटिव में खर्च करने से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। देखो, मोर गुड्स ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। बात समझ गए? दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ द गुड्स। ये मेरी मोनोटोनिक, इसका बच्चों 1 नंबर में आ सकता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है। बात समझ गए पेपर के अंदर? और कंज्यूमर बच्चों रैशनल होना चाहिए, रेडी होना चाहिए खर्च करने के लिए, दिमागी तौर पर ठीक होना चाहिए, वो रेडी होना चाहिए। ओके, खर्च करने के लिए। ऐसा नहीं कि बच्चों वो बोल रहा मैं तो खर्च नहीं करता, फिर तो लॉ पिट गया ना मेरा, फिर तो इंडिफरेंस का आपके बात ही नहीं होगी ना जब कंज्यूमर रेडी नहीं स्पेंड करने के लिए, ठीक है ना। बात समझ आ गई? तो मैंने पूरा क्या पढ़ाया आपको? मैंने पढ़ाया पहले बच्चे पेपर में कैसे लिखना, फिर से बताओ जल्दी बताओ। पहले मीनिंग इंडिफरेंस कर्व की, फिर क्या बनेगा उसका? अजम्पशन लिखोगे, फिर क्या बनाओगे उसका? टेबल बनाओगे, फिर क्या बनाओगे उसका? डायग्राम बनाओगे, और उसके बाद उसको बच्चों एक्सप्लेन करके भी आओगे।
तो बच्चों देखो, आपको डायग्राम तो बिल्कुल सिंपल ही है इसका, डन। आप रफ हैंड से भी बना सकते हो ऐसे आईसी कर्व, ठीक है ना। आईसी कर्व ऐसे सिंपल भी आप बना सकते हो, ओके, बात समझ गए। तो ये आपका 6 नंबर में आता है पेपर के अंदर, व्हाट इज आईसी कर्व एक्सप्लेन, ठीक है ना। 6 नंबर में आएगा तो आप कर लेना। बच्चों जरूरी नहीं कि 6 में आएगा, 4 में भी आ सकता है। तो जब 4 में आया तो थोड़ा सा मीनिंग छोटी कर, मीनिंग तो पूरी वही रखना, अजम्पशन छोटी कर देना, 2 डाल देना, ठीक है ना। टेबल और डायग्राम को ज्यादा एक्सप्लेन मत करना, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना, वो तो स्मार्ट वर्क आपके हाथ में, ओके। तो गाइस अगला जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो करने वाले इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या होती है, ओके। तो इंडिफरेंस कर्व का मैंने मीनिंग आपको ऑलरेडी बता दिया है। प्रॉपर्टी बोल लो या बच्चों फीचर बोल लो, ओके। प्रॉपर्टी बोल लो या फीचर बोल लो, आओ जरा देखते हैं। आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, सबसे पहले मैंने आपको बताया आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड जाएगा, ओके। तो जो आईसी कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड क्यों जा रहा है, पहले आप बताओ। क्योंकि आप एक गुड्स की कंजप्शन को अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरी गुड्स की कंजप्शन को आप डिक्रीज कर रहे हैं, यही कारण है बच्चों डाउनवर्ड जाने का। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी इसके, आईसी कर्व 1 मैंने बना दिया, चलो इंडिफरेंस कर्व आप लिख सकते हो, हमेशा आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लिख के आईसी कर्व डाउनवर्ड जाएगा लेफ्ट टू राइट, इट मींस दैट it has negative slope downward, or it implies consumer decide to have more one goods, it must be have less the other goods। यही रीजन है बच्चे, मैंने भी आपको यही बताया कि अगर कंज्यूमर एक गुड्स की कंजप्शन को बढ़ा रहा है तो दूसरे गुड्स से कंजप्शन को कम करना पड़ेगा, यही कारण है स्लोप डाउनवर्ड जाने का, ओके। तो पहली प्रॉपर्टी में आप लिख के यही बात लिख के आओगे, आलतू फालतू बात कुछ मत लिखना पेपर के अंदर, इकोनॉमिक्स का पेपर है, पॉइंट टू पॉइंट चेक होता है आपका, ओके। कन्वेक्स बनेगा, ठीक है ना, ये क्या बनेगा हमारा, कन्वेक्स बनेगा। तो यार कन्वेक्स बनता क्यों है, जरा बच्चों कोई बच्चा बताएगा मुझे कन्वेक्स क्यों बनता है इंडिफरेंस का। क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिडी